अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल रियल उर्दू लिसनर्स। आज मैं आपको इंस्पेक्टर महबूब आलम की एक और सनसनीखेज तफ्तीशी कहानी जिसका उन्वान है बहन, बीवी और ब्लैकमेलिंग सुना रही हूँ। तो आइए सुनते हैं। एक रोज़ सुबह सवेरे सूरज अभी तुलू नहीं हुआ था कि थाने से एक कांस्टेबल मेरे घर आया। मेरा घर थाने के करीब ही था। कांस्टेबल ने बताया कि एक सूबेदार थाने में कोई इत्तला लाया है, शायद किसी की लाश की इत्तला है। मैं थाने जाने के वास्ते अभी बिल्कुल भी तैयार नहीं था, लेकिन मैं बड़ी ही फुर्ती से तैयार होकर तकरीबन दौड़ता हुआ थाने पहुंचा। इतनी फुर्ती की बाबत बताता हूँ कि मैंने क्यों की थी। एक वजह तो ये थी कि वो अंग्रेज़ों की हुकूमत थी जिसने पुलिस के वास्ते हुक्म दे रखा था कि जो ही किसी वारदात की इत्तला मिले, तुम जिस हालत में भी हो और जहाँ कहीं भी हो, फ़ौरन पहुँचो। कत्ल और डकैती के मामले में अंग्रेज़ ये तवक्को रखता था कि पुलिस वाले जिन भूत बन जाएं और तेज़ी से हरकत में आएं। दूसरी वजह मेरी फुर्ती की ये थी कि इत्तला लाने वाला एक फ़ौजी था। वो जंगे अजीम दोयम का ज़माना था। पुलिस के वास्ते हुक्म था कि कोई फ़ौजी सिपाही भी आ जाए तो उसकी बात फ़ौरन सुनो और उस पर अमल करो। ये फ़ौजी जो थाने में आया था, मुझको बताया गया कि सूबेदार है। वो हाजिर नौकरी का सूबेदार था और 1 महीने की छुट्टी पर आया हुआ था। इस सूबेदार ने मुझको जो इत्तला दी वो ये थी कि वो अलग सुबह हस्ब आदत उठा और खेतों की तरफ चला गया। ये भी जहन में रख लें कि ये देहाती इलाका नहीं था, बल्कि ये एक छोटा सा कस्बा था जो आज अच्छा भला शहर बन गया है। इस वक्त ये छोटा सा कस्बा था जिसका रेलवे स्टेशन बड़ा था और अनाज की बहुत बड़ी मंडी थी। इसके इर्द गिर्द से खेत शुरू हो जाते थे। इससे आगे देहाती इलाका था। थाना कस्बे में था। देहाती इलाके का भी कुछ हिस्सा मेरे थाने के तहत आता था। ये सूबेदार इसी कस्बे का रहने वाला था। सूबेदार ने इत्तला ये दी कि वो खेतों से आगे चला गया जहाँ से बंजर इलाका शुरू होता था। इसके साथ इसका बड़ी अच्छी नस्ल का पालतू कुत्ता था। सूबेदार ने दूर एक गीदड़ देखा जो मुंह में कुछ उठाए हुए चला जा रहा था। ये पता नहीं लगता था कि गीदड़ ने मुंह में क्या पकड़ा हुआ है। इसको कुत्ते ने देख लिया और उसके पीछे दौड़ पड़ा। ये तो आप सब जानते हैं कि गीदड़ बहुत ही बुज़दिल जानवर होता है। इस गीदड़ ने कुत्ते को अपनी तरफ आते देखा तो वो भागा, लेकिन मुंह में पकड़ी हुई चीज़ इस वास्ते इसको तेज़ भागने नहीं देती थी कि ये इसकी टांगों को लगती थी। कुत्ता उसके करीब पहुंच गया। गीदड़ ने मुंह में पकड़ी हुई चीज़ फेंकी और इतना तेज़ भागा कि वहीं कहीं गायब हो गया। कुत्ते ने वो चीज़ उठा ली और सूबेदार की तरफ आया। कुत्ता जब करीब आया तो सूबेदार ने देखा कि ये तो किसी इंसान का बाजू है जो जिस्म से काटा गया था। सूबेदार ने कुत्ते को इशारा किया। उसने ये इंसानी बाजू फेंक दिया। सूबेदार ने झुककर देखा। बाजू की हालत बता रही थी कि ये ज़्यादा दिन पुराना नहीं हुआ। सूबेदार को यह अंदाज़ा इस तरह हुआ कि बाजू में अभी कोई बदबू पैदा नहीं हुई थी और ना ही कोई ख़राबी पैदा हुई थी। सूबेदार ने इधर उधर देखा तो उसे 2 आदमी नजर आए। उसने दोनों को आवाज़ें देकर बुलाया। दोनों आए तो सूबेदार ने उनको बाजू दिखाकर कहा कि इस बाजू को देखकर यही ख्याल आता है कि इस इलाके में कोई आदमी कत्ल हुआ है और बाजू उसकी लाश से काटा गया है। तुम दोनों यहीं खड़े रहो, सूबेदार ने कहा। मैं थाने इत्तला देकर आता हूँ। उस ज़माने में पुलिस दयानतदारी और फ़र्ज़ की लगन से अपना काम करती थी। पब्लिक पुलिस के साथ भी ताउन करती थी। ये शख्स सूबेदार था, इस वास्ते डिसिप्लिन और कानून का पाबंद था। वो थाने पहुंचा और मुझको रिपोर्ट दी। सूबेदार ने अच्छा किया था कि बाजू वहीं छोड़ आया था। ये तो माना ही नहीं जा सकता था कि गीदड़ ने कोई नई कब्र खोदकर मैयत का बाजू अलग कर लिया होगा। मैं एक हेड कांस्टेबल और 4 कांस्टेबल को साथ लेकर सूबेदार के साथ चल पड़ा और उस जगह जा पहुंचा जहां बाजू पड़ा हुआ था। सबसे पहले बाजू को इस तरफ से देखा जिस तरफ से ये जिस्म से अलग किया गया था। ये किसी दरिंदे ने खींचकर अलग नहीं किया था, बल्कि कुल्हाड़ी से या कसाईयों के बड़े बुगदे से जिस्म से काटा गया था। सूबेदार का अंदाज़ा ठीक था। 2 या 3 दिन पहले ये बाजू जिंदा जिस्म के साथ था। ये बायां बाजू था। दरमियानी और छोटी उंगली में सोने का रिंग था। बाजू कुछ मुरझाया हुआ तो था, फिर भी ये अंदाज़ा होता था कि ये किसी जवान आदमी का बाजू है। सूबेदार से पूछा कि गीदड़ किधर से आया था। सूबेदार ने जो सिमत बताई, मैं उधर को चला गया। हेड कांस्टेबल को ये समझाकर आगे दौड़ा दिया कि मैं क्या देखना चाहता हूँ। हेड कांस्टेबल लगभग 50 गज दूर गया होगा कि रुक गया और हाथ ऊपर किया। मैं बहुत तेज़ चलता वहाँ गया। मेरा अंदाज़ा बिल्कुल सही था। वहाँ एक लमूतरा गड़ा खोदा गया और बाजू उसमें दबाया गया था।
गला ज्यादा गहरा नहीं खोदा गया था, इस वास्ते इस गीदड़ ने मुश्क पाकर बाजू निकाल लिया था। अगर शेर, चीता या भेड़िया होता तो बाजू को वहीं बैठकर खा लेता, लेकिन गीदड़ की ये रवायती बुज़दिली थी कि बाजू अपने घर ले जाकर और छुपकर खाना चाहता था। मेरे एक हेड कांस्टेबल और 4 कांस्टेबलों के अलावा वहाँ बहुत से तमाशाई इकट्ठे हो गए थे। मैंने सबसे कहा कि थोड़ी दूर दूर घूम फिर कर देखें, ताज़ा खुदी हुई मिट्टी की ढेरियाँ नजर आएंगी, ढेरियाँ ना हो तो खुदी हुई जगह नजर आएंगी और इन पर मिट्टी डाली गई होगी। लोग फैल गए और ज़मीन को खोजने लगे। ये बता देना ज़रूरी समझता हूँ कि वो ज़मीन कैसी थी। हरे भरे खेत जहाँ ख़त्म हो रहे थे वहाँ से सीमों जर ज़दा ज़मीन शुरू होती थी जो बिल्कुल खुश्क थी। उसका रंग सफ़ेदी माइल था और उसमें छोटी छोटी कई नोकों वाली कंकरियाँ बिखरी हुई थीं। ज़मीन ऊंची नीची थी, कहीं गहराई और कहीं बुलंदी थी। ज़मीन कटी पिटी भी थी, वहाँ एक भी दरख्त नहीं था, बल्कि घास का भी नामो निशान न था। ऐसी ज़मीन को इस इलाके की ज़बान में कलरी ज़मीन कहते हैं। मैंने देखा कि कुछ दूर 3 गिद्ध उतर रहे थे। वो जहाँ उतरे वो जगह एक टीले के पीछे थी। ये टीला दूर तक चला गया था, अभी इस टीले के पीछे कोई नहीं गया था। मैं इस तरफ गया और ढेरी जैसी एक ऊंची जगह खड़े होकर देखा। थोड़ी दूर चंद एक गिद्ध ज़मीन पर कुछ खाते हुए आपस में लड़ रहे थे। मैं सूबेदार को साथ लेकर वहां पहुंचा। गिद्धों को पत्थर मारे, सूबेदार ने इन पर अपना कुत्ता छोड़ा और गिद्धों को उड़ा दिया। वहां ऊपर का इंसानी धड़ पड़ा था, ऊपर से सर गायब था, कमर के नीचे टांगें गायब थीं, दोनों बाजू नहीं थे, कपड़ों के टुकड़े बिखरे हुए थे, सीने का गोश्त, फेफड़े, कलेजी वगैरह खाए जा चुके थे, पसलियां और दीगर हड्डियां कहीं कहीं से नंगी हो गई थीं। जिस्म का यह हिस्सा यहाँ दबाया गया था। इतने में मुझको बताया गया कि 2 और जगह देखी गई हैं जहाँ खुदाई की हुई लगती है। मैं वहाँ गया और एक जगह खुदवाई, वो तो पहले ही खुदी हुई थी। मिट्टी निकालनी थी सो निकलवाई तो इसमें से दायां बाजू निकला। ये भी बाएं बाजू की तरह किसी जवान आदमी का लगता था। इसकी मुश्क अभी गीदड़ों वगैरह को नहीं मिली थी, इस वास्ते ये अभी ज़मीन में दबा हुआ था। फिर मैं दूसरी जगह गया, वहाँ भी ज़मीन खुदी हुई और ऊपर मिट्टी डाली हुई थी। मिट्टी निकलवाई तो एक सर निकला और जरी कुल्ले पर लिपटी हुई मशहदी लुंगी निकली। इससे मकतूल की शनाख्त हो सकती थी। आप सोचेंगे क्या चेहरे से शनाख्त नहीं हो सकती थी? चेहरा भी तो उसके साथ ही बरामद हुआ था। तो नहीं, कुल्हाड़ी मार मार कर चेहरे की हड्डियां तोड़ दी गई थीं और उसका कीमा बना दिया गया था। चेहरा गोश्त का लोथड़ा बना हुआ था। लोगों की तलाश और निशानदही पर 2 जगहों से एक एक टांग बरामद हुई। टांगें कूले से काटी गई थीं, पाँव में जरी की जूती थी। ये तमाम ऐसा एक दूसरे से दूर दूर ज़मीन में दबाए गए थे। मैं बताता हूँ कि बाजू जो गीदड़ के मुंह से छुड़ाया गया था, देखकर मैंने क्यों कहा था कि कुछ दूर जाकर देखो, दूर से ऐसा भी मिलेंगे। ये मेरा तजुर्बा था। ऐसे कत्ल इंतकामी तौर पर किए जाते हैं। कातिल के दिल में मकतूल की इतनी ज़्यादा दुश्मनी और नफ़रत होती है कि कत्ल करके भी इंतकाम की आग सर्द नहीं होती। इस वास्ते वो मकतूल के एज़ा काट कर तस्कीन हासिल करने की कोशिश करता है। इस वारदात से 6 साल पहले मैंने एक कातिल को पकड़ा था। उसने अपने ही एक दोस्त के साथ अपनी बीवी को काबिले एतराज़ हालत में देख लिया था और बीवी को उसने तलाक दे दी थी, लेकिन इस दोस्त को उसने बाहर गैर आबाद और वीरान इलाके में ले जाकर चाकू से कत्ल किया और उसके एज़ा इस तरह काटे कि बाजुओं के भी 3-3 टुकड़े किए, टांगों को भी 3-3 टुकड़ों में काटा, कान भी काट दिए और नाक भी, सर काटा और ये सारे एज़ा एक दूसरे से दूर दूर दबा दिए। मैंने इसको पकड़ लिया था। उसने इकबाली बयान दिया और ख़ुद ये तमाम एज़ा बरामद कराए थे। इसको सिर्फ 5 साल सज़ाए कैद दी गई थी, इस वास्ते कि फौरी इश्तियाल साबित हो गया था। अब जो वारदात सुना रहा हूँ ये भी इंतकामी कत्ल था। नफ़रत और इंतकाम की शिद्दत का अंदाज़ा सिर्फ कटे हुए एज़ा देखकर नहीं, बल्कि चेहरा देखकर होता था जिसका उसने कीमा कर दिया था। पहला मसला तो लाश की शनाख्त का था। इसको कपड़ों के टुकड़ों से, कुल्ले और मशहदी लुंगी से, जरी की जूती और उंगली में पड़े हुए सोने के रिंग से शनाख्त किया जा सकता था। मैंने तमाम एज़ा एक जगह रखवा दिए और फटे हुए कपड़ों के टुकड़े भी पास रख दिए और लोगों को कहा कि इसकी शनाख्त करें। ऐसा तो कोई कह ही नहीं सकता था कि मकतूल इस कस्बे या फला गांव का रहने वाला था। वो किसी दूर के गांव का भी हो सकता था, कहीं जा रहा था या कहीं से अपने गांव को आ रहा था और दुश्मनों ने उसको रास्ते में रोककर कत्ल कर दिया। तमाशाइयों का हुजूम बढ़ता जा रहा था।
मैंने हेड कांस्टेबल और कांस्टेबलों को कहा था कि लोगों को कहें कि लाश के टुकड़े और दूसरी चीज़ें देखें और उसको शनाख्त करने की कोशिश करें। तमाशाइयों में ज़्यादा तादाद इस वास्ते कस्बे के लोगों की थी कि ये कस्बा करीब था। आधा घंटा भी नहीं गुजरा था कि शनाख्त हो गई। शनाख्त की तस्दीक इस तरह हुई कि एक आदमी ने मुझको फटी हुई कमीज़ का वो ज़रा बड़ा टुकड़ा दिया जिसके साथ पहलू वाली जेब थी। ये इस आदमी ने कहीं पड़ा देखा था। जेब में कुछ पैसे थे, बड़े साइज़ का एक चाकू था जो उस वक्त बदमाश अपने पास रखा करते थे। दो और चीज़ें जेब से बरामद हुई जो मुझको बिल्कुल याद नहीं रहा कि क्या थी। शायद एक कागज़ भी था जिस पर मकतूल का नाम लिखा हुआ था। मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि कातिल की शनाख्त ऐसी पक्की हो गई कि कोई शक ही नहीं रहा। इसकी आखिर इसी तरह होनी थी। मुझको अपने करीब एक दबी हुई आवाज़ सुनाई दी। मैंने उधर देखा। ये बात सूबेदार ने कही थी। मेरे पास नंबरदार भी खड़ा था और एक मोअज़्ज़िज़ आदमी भी मौजूद था जो दरपरदर थानेदारों का पैदाइशी चमचा और मुखबिर था। क्या ये कोई बदमाश था? मैंने पूछा। असल हराम की औलाद था, नंबरदार ने कहा। इसके मरने का किसी को गम नहीं होगा, मोअज़्ज़िज़ चमचे ने कहा। मैंने वहाँ ज़्यादा सवाल जवाब न किए। ये बातें तफ्तीश में मालूम करनी थी कि कौन कैसा है और क्या है। मैं देख रहा था कि मकतूल के लवाहिकीन आ गए थे और दिलों को दहला देने वाला मातम शुरू हो गया था। मकतूल का बाप ठाड़े मारता हुआ मेरे पास आया। इंस्पेक्टर साहब, बाप ने रोते हुए कहा, कल सुबह तक मेरे बेटे का कातिल मेरे सामने होना चाहिए, वरना मैं आपके खिलाफ ऊपर अंग्रेज़ अफसरों तक शिकायत पहुंचा दूंगा। सारा शहर मेरे बेटे को देख देख कर हसद से जलता था। मैंने उसके कंधे पर थपकी दी और इतना ही कहा कि अल्लाह को यही मंजूर था। अब कायदे कानून की कार्रवाइयाँ करनी थीं। लाश के टुकड़ों की बरामदगी के गवाह बनाए, इनके बयान लिखकर दस्तखत लिए और जो दस्तखत नहीं कर सकते थे इनके अंगूठे लगवाए और ये तमाम टुकड़े नंबरदार के इंतज़ाम से 2 बोरियों में बंद करके अस्पताल भिजवा दिए। मकतूल के बाप और चंद दीगर अशखास को साथ लिया और मैं कस्बे की तरफ चल पड़ा। मकतूल का बाप गम का मारा कई कदम पीछे आ रहा था। इसे गम क्यों न होता, इसका जवान बेटा मारा गया था। मकतूल की उम्र 20-21 साल थी। मैं सूबेदार, नंबरदार और मोअज़्ज़िज़ आदमी से मकतूल की बाबत पूछता गया। उन्होंने मकतूल का जो इखलाक और किरदार बताया वो मुख्तसर तौर पर यह था कि वो अमीर ज़मींदार घराने का बेटा था और 3 बहनों में अकलौता लड़का था। ये इलाका बारानी था, यानी ज़राअत का दारोमदार बारिशों पर था और वहाँ आपाशी के वास्ते नहरें नहीं थीं। मकतूल के बाप की बारानी ज़मीन बहुत थी और नहरी इलाके में भी खासी ज़मीन थी। ऐसे ज़मींदार बड़े अमीर ज़मींदार कहलाते हैं। मकतूल का नाम साजिद था और सब उसे साजा कहते थे। बाप की अमीरी साजिद के दिमाग को चढ़ गई थी और माँ बाप ने उसके दिमाग में ये बात डाल दी थी कि तुम शहजादे हो और घर में ही नहीं बल्कि सारे शहर में तुम्हारी हुक्मरानी चलती है। इस किस्म के ओछे अमीरजादे बड़के मारकर समझते हैं कि हर कोई इनसे डरता है और फिर वो इस वहम में मुब्तला होते हैं कि हर लड़की इन पर मरती है। तीसरी खराबी ये कि इनके जहनों में बुराई भरी हुई होती है और इनके हर कौलो फ़ेल से झलकती भी है। और सबसे बड़ी खराबी ये कि इनके वालिदैन इनकी ओछी और बेहद घटिया हरकतों पर फ़ख्र करते हैं और दूसरों से उम्मीद रखते हैं कि वो इनकी तारीफ़ें भी करें। मुझको ज़्यादा तशरीह की ज़रूरत नहीं थी। मैं इस टाइप के शोहदे शहजादों को बहुत अच्छी तरह जानता था, लेकिन इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं था कि मैं ये सोचकर खामोश हो जाता कि चलो एक आवारा बदमाश मारा गया। कोई कितना ही बदकार क्यों ना हो, कोई मुअम्मर भिखारी हो या कोई टीबी या कैंसर का मरीज़ ही क्यों ना हो जिसकी ज़िंदगी एक आध दिन रह गई हो, अगर कोई उसे मार डालेगा तो कातिल को पकड़ के सज़ा दिलाना लाजमी होगा। कानून सबके वास्ते बराबर होता है। मेरे दिल में मकतूल के खिलाफ खा कितनी ही नफरत भरी हुई क्यों न थी, मुझको तफ्तीश पूरी मेहनत और दयानतदारी से करके इसके कातिल को पकड़ना था, वरना अंग्रेज़ अफसर मेरी जान को आ जाते। मेरे बैठने का इंतज़ाम नंबरदार की बैठक में किया गया। मैंने सबसे पहले मकतूल के बाप को बुलाया। इस बाप से मैंने सबसे पहली बात वही पूछी जो ऐसे मौक़ों पर हर बाप से पूछी जाती है, और वो ये कि उसकी किसी के साथ ख़ानदानी दुश्मनी थी या मकतूल की ज़ाती दुश्मनी किसी के साथ होगी। मकतूल साजे के बाप ने जो जवाब दिया इससे मेरा पारा चढ़ गया। तौबा करो जी, उसने गर्दन अकड़ा कर कहा, किसी ने मेरे साथ दुश्मनी रखकर अपना ख़ानदान तबाह कराना है क्या? चौधरी साहब, मैंने गुस्से को दबाते हुए कहा, मैं जो बात पूछूं इसका सही और सीधा जवाब दें। मुझ पर रौब कसने की दोबारा जुर्रत ना करना। आपका ख़ानदान तो किसी दुश्मन ने तबाह कर दिया है, आप किसी को क्या तबाह करेंगे? मैंने जो पूछा था उसका जवाब दें।
वो ठंडा पड़ गया और नरम से लहजे में बोला कि उसकी किसी के साथ दुश्मनी नहीं। मेरा दूसरा सवाल उसके बेटे की चाल चलन और अखलाकी हालत की बाबत था। उसने अपने बेटे के चाल चलन की तारीफों के पुल बांधने शुरू कर दिए और ये अल्फाज भी कहे कि सारा शहर उसको शरीफ लड़का समझता था। चौधरी साहब, मैंने कहा, अगर आप चाहते हैं कि आपके बेटे का कातिल पकड़ा जाए और मैं उसको फांसी के तख्ते तक पहुंचा दूं, तो झूठ बोलना छोड़ दें। मैं सिर्फ आपका ही बयान नहीं लूँगा बल्कि कई और लोगों से यही सवाल करूँगा। और आपको पता होना चाहिए कि मेरे मुखबिर भी हैं जो इस शहर के बंदे बंदे को सिर्फ जानते ही नहीं बल्कि अंदर से भी जानते हैं। अगर आपका बेटा शरीफ होता तो इस तरह कत्ल न होता। ये भी सुन लें कि आप मुझको इस तरह गुमराह करेंगे तो ये जुर्म होगा। उसने सर झुका लिया और ज़रा देर बाद सर उठाया और बोला, वो आखिर मेरा बेटा था। वो मर गया है, मैं उसके ऐब किस ज़बान से बयान करूं? ना करें, मैंने कहा, मैं खुद मालूम करूंगा। आप सिर्फ ये बता दें कि आप तक कभी कोई ऐसी शिकायत पहुंची थी कि आपके बेटे ने किसी औरत पर दस्तदराजी की है या किसी की बहू बेटी को छेड़ा है? नहीं, उसने जवाब दिया, मुझ तक ऐसी कोई शिकायत नहीं पहुंची थी। मेरे दिमाग में ये सोच आई कि इससे इसके बेटे की बाबत मज़ीद दरियाफ्त करना बेकार है। सिर्फ यही नहीं, हर वो बाप जिसका बेटा कत्ल हो जाता है यही कहता है कि उसका बेटा बड़ा ही शरीफ लड़का था। मेरे पास अपने ज़राए मौजूद थे जो मुझको हर किसी की अखलाकी हालत 100% सही बता सकते थे। मैंने इससे ये पूछा कि उसका बेटा कब से घर से गायब था। उसने जवाब दिया कि 3 दिनों से। वो 3 दिनों से गायब था। मैंने पूछा, तो क्या आपने मालूम करने की कोशिश नहीं की कि वो कहाँ चला गया है? नहीं, उसने बड़े तहम्मुल से जवाब दिया, पता लगाने की ज़रूरत ही क्या थी। वो बताकर घर से निकला था कि गांव के एक दोस्त के पास जा रहा है और 3-4 दिन उसी के साथ रहेगा। मैंने इससे इस गांव का नाम पूछा जो उसने बताकर कहा कि वहाँ इसका बड़ा गहरा दोस्त रहता है। कभी वो उसके पास आ जाता था और कभी ये उसके पास चला जाता था। ये गांव कस्बे से कोई 2 मील दूर था। वो बंजर और कल्ली जगह जहाँ से मकतूल की लाश के टुकड़े मिले थे कस्बे और गांव के दरमियान थी। मैंने उसके इस दोस्त का नाम भी दरियाफ्त करके लिख लिया। उसका नाम अयूब था। ये बताएं चौधरी साहब, मैंने पूछा, क्या आप 3 दिन बिल्कुल मुतमईन रहे कि आपका बेटा अपने दोस्त के गांव ही होगा? हाँ जी, उसने जवाब दिया। ये कोई पहली बार तो नहीं था कि बेटा वहाँ गया। मैंने बताया है कि दोनों का आना जाना लगा रहता था। मेरे सुराग रसा दिमाग में एक और मसला पैदा हो गया। वो ये कि मुझको ये मालूम करना था कि मकतूल इस गांव पहुंचा भी था या नहीं, या वहां पहुंचा था और वापसी पर कत्ल हो गया। इसके बाप ने बताया था कि मकतूल 3 दिन पहले गया था। मैंने उसकी लाश के टुकड़ों पर गौर किया तो ख्याल आया कि ये एज़ा 2-3 दिन पहले काटे गए होंगे। इससे यही जाहिर होता था कि वो गाँव को जाते हुए कत्ल हुआ। मकतूल के बाप की बाबत तो मैंने पहले ही सोच लिया था कि इससे बेटे के बारे में कुछ पूछना महज बेकार है, लेकिन मैंने ये भी देखा कि वो बहुत ही गमज़दा था और हिचकियाँ और सिसकियाँ ले लेकर रो रहा था। मैंने उसको जाने की इजाज़त दे दी और कुछ तसल्लियाँ भी दी। इसके जाने के बाद नंबरदार को और इसके बाद इस मोअज़्ज़िज़ मुखबिर को अपने पास बिठाया जो मौका वारदात पर मेरे साथ था। अब मैंने इन दोनों से मकतूल के चाल चलन और अखलाक वगैरह की बाबत तफसीली रिपोर्ट ली। वो रास्ते में मुझको यही रिपोर्ट देते आए थे। अब मैंने इनसे मज़ीद बातें पूछी लेकिन इनके पास कोई इजाफा नहीं था। मैं ये दरियाफ्त करना चाहता था कि मकतूल ने किसी की बहू बेटी पर दस्तदराजी या इसके साथ छेड़छाड़ की होगी और इस औरत के लवाहिकीन ने मकतूल से इस तरह इंतकाम लिया या किसी के साथ इसके ख़राब ताल्लुकात होंगे और ये राज खुल जाने पर मकतूल कत्ल हो गया। दोनों मुझको कोई ठोस वाक़या न सुना सके। नंबरदार ने कहा कि मकतूल कोई खूबसूरत जवान नहीं था। ये जो कहा जाता है कि वो औरतों के पीछे फिरता था तो इससे ये मतलब ना लिया जाए कि वो अच्छे या बावकार घरों की औरतों के साथ छेड़खानी करता था। ऐसी जुर्रत उसने कभी नहीं की थी। गरीब घरानों की लड़कियों के पीछे फिरता था और एक बार उसने महल्ले की भंगन की नौजवान लड़की के साथ दोस्ती कर ली थी। नंबरदार और मोअज़्ज़िज़ आदमी ने बताया कि 1.5-2 साल पहले मकतूल ने एक बावकार ख़ानदान की लड़की के साथ गली से गुजरते हुए छेड़खानी की थी। लड़की ने रुककर उसको गालियां दी और महल्ले के आदमी इकट्ठा हो गए। लड़की के 2 भाई आ गए और उन्होंने मकतूल को बहुत मारा पीटा। इस मारपीट में महल्ले के 3-4 और लड़के भी शामिल हो गए थे। मकतूल का बाप शिकारी बंदूक लेकर बाहर आ गया और सबको ललकारा। महल्ले की बड़ी उम्र के कई आदमी वहां मौजूद थे। उन्होंने मकतूल के बाप की बहुत बेइज्जती की और कहा कि वो ये बंदूक चला कर देखे, फिर देखे कि वो इसके घर का क्या हशर होता है।
इस महल्ले में 2 रजिस्टर्ड बदमाश भी रहते थे। इनको पता चला तो उन्होंने ऐलान कर दिया कि इस महल्ले में किसी की बेटी को किसी के बेटे ने आंख उठाकर भी देखा तो उसकी आंखें निकाल देंगे। मुख्तसर बात यह है कि मकतूल और इसके बाप को लोगों ने इस कदर जलील कर दिया कि 3-4 दिन बाप बेटा घर से बाहर भी न निकले। मैंने पूछा कि फिर मकतूल का रवैया कुछ तब्दील नहीं हुआ? इन दोनों ने मुतफक्का तौर पर जवाब दिया कि ये तो पोतड़ों का बिगड़ा हुआ लड़का था, इसके रवैये में कोई तब्दीली ना आई, सिवाय इसके कि महल्ले की लड़कियां इसकी नज़रबाजी और छेड़खानी से बिल्कुल महफूज हो गईं। उन्होंने ये भी कहा कि मैं इससे ये ना समझूं कि मकतूल ने कुछ शरीफाना ज़िंदगी शुरू कर दी होगी। उसने ये रवैया कायम रखा कि अपने आप को बहुत बड़ा बदमाश समझता था और उमूमन बढ़ के मारता रहता था। आपके महल्ले या गांव में 1-2 ऐसे शोधे शहजादे और अपने आप को पंजाबी फिल्मों का हीरो समझने वाले ज़रूर होंगे। इस वास्ते मैं मकतूल की बाबत कोई मज़ीद बात नहीं करूँगा। मैंने इन दोनों से पूछा कि मकतूल के कोई राजदार दोस्त तो होंगे और क्या वो मुझको इनके नाम पते दे सकते हैं। नंबरदार ने 2 नाम बताए और मैंने उसको कहा कि इन दोनों को फ़ौरन यहाँ बुला ले। सूरज गुरूब हो चुका था। नंबरदार 2 नौजवानों को साथ ले आया और मुझको इत्तला दी। मेरे पास इस वक्त एक और मुखबिर आ गया था और एक बाहर बैठा था और ये मेरे ख़ास आदमी थे। मेरे पास बैठे हुए मुखबिर ने 1-2 अच्छे इशारे दे दिए थे, जिनमें से एक ये था कि मकतूल के गांव वाले जिस दोस्त के पास वो जाया करता था, इस दोस्त की जवान बहन थी जिसकी शादी को तकरीबन 2 साल हो गए थे। मकतूल दरअसल इस लड़की की खातिर वहाँ जाता था। जो ही नंबरदार ने मुझको इत्तला दी कि वो मकतूल के 2 दोस्तों को ले आया है तो मैंने मुखबिर को बाहर भेज दिया और नंबरदार से कहा कि एक दोस्त को मेरे पास भेज दे। 20-22 साल की उम्र का एक नौजवान मेरे सामने आन खड़ा हुआ। वो बुरी तरह घबराया हुआ था। यूं लगता था कि जैसे अपने पाँव पर ज़्यादा देर खड़ा नहीं रह सकेगा। मैंने इसको बैठने को कहा तो वो कुर्सी पर इस तरह बैठा जैसे गिर पड़ा हो। मैंने इसकी हौसला अफजाई की और कहा कि वो मुलजिम नहीं बल्कि मैं इसकी मदद चाहता हूँ। मेरे दिमाग में एक सोच आई। मैं बाहर निकला और नंबरदार को एक तरफ करके पूछा कि मकतूल के इन दोनों दोस्तों की हैसियत और ख़ानदानी पोजीशन क्या है। मैं इनके ख़ानदानी स्टेटस मालूम करना चाहता था। नंबरदार ने बताया कि नहायत मामूली ख़ानदानों के लड़के हैं, 8 जमात भी पास नहीं कर सके, फारिग और निकम्मे फिरते रहते हैं। 4 पैसे देकर इनसे कोई भी काम करवाया जा सकता है। मैं जान गया कि किस कुमाश के लड़के हैं। मकतूल जैसे ओछे अमीरजादे अपने साथ ऐसी ही कुमाश के आदमी रखते हैं। इस किस्म के दोस्त खुशामद और हाँ में हाँ मिलाने में महारत रखते हैं। नंबरदार ने बताया था कि किसी अच्छे ख़ानदान का कोई लड़का मकतूल के साथ दोस्ती नहीं रखता था। मैं अंदर चला गया और इस लड़के से मकतूल की बाबत पूछने लगा। मैंने इसको खबरदार किया कि वो कोई बात छुपा कर न रखे और हर बात सही और सच बताए। मैं आपको ख़ास तौर पर एक बात बताना चाहता हूँ कि ये ना समझें कि ये नहायत मामूली ख़ानदान का लड़का था, इस वास्ते मैंने इस पर रोब झाड़ा होगा और डरा धमका कर बातें पूछी होंगी। हकीकत यह है कि मकतूल के इन दोस्तों के साथ और इस हैसियत के हर फर्द के साथ मेरा रवैया बहुत ही ज़्यादा नर्म हुआ करता था। इसकी वजह यह भी है कि अमीर कबीर ख़ानदानों के लोग इस हैसियत के आदमियों और औरतों को अपने मफाद और अपनी बदआमालियों में इस्तेमाल किया करते थे, फिर इन पर इस तरह दोस्त जमाते थे कि ये उनके राज पर्दे में भी रखें और कभी पकड़ दकड़ होती तो इन्हीं को आगे कर देते थे। बड़े लोगों के यहाँ आज भी यही कुछ हो रहा है। मकतूल के इस दोस्त को शायद ये उम्मीद नहीं थी कि मैं इसके साथ ऐसा दोस्ताना सलूक रवा रखूँगा। इसके मुंह से तो बात भी नहीं निकल रही थी, लेकिन मैंने जब हंसते मुस्कुराते हुए दोस्तों जैसी बातें की तो इसकी ज़बान रवां हो गई। मैंने इसको कहा कि तुम साजे के बड़े गहरे दोस्त थे। मैं कुछ को और कहने ही लगा था कि वो बोल पड़ा। दोस्ती कहाँ की जी, उसने कहा। वो हमें साथ रखता था और हमारी पेट पूजा हो जाती थी। हम बातों में उसकी गुड्डी चढ़ाए रखते थे। मैंने बताया है कि मकतूल जैसे आदमी अपने साथ इस कुमाश के आदमियों को रखते थे जो इनकी हर ओछी हरकत और बेमायनी बात की तारीफ और तायीद करते थे। अक्सर शायर अपने साथ इसी तरह के 2-3 आदमी रखते हैं जिनको शायरी और शायरों की ज़बान में मिसरा उठाने वाले कहा जाता है। इधर शायर ने अपना मिसरा पूरा भी न किया और इन आदमियों ने वाह का खुल गपाड़ा शुरू कर दिया। वो शायर के हर मिसरे को दोहराते और उछल उछल कर दाद देते हैं। मकतूल के ये दोनों दोस्त भी ऐसे ही मिसरा उठाने वाले थे।
میں ان دونوں دوستوں کی پوچھ گچھ تفصیل سے بیان نہیں کروں گا، اس واسطے کہ ان سے میرے کام کی صرف ایک بات معلوم ہوئی تھی، میں وہی آپ کو سناؤں گا۔ دونوں سے میں نے باری باری پوچھ گچھ کی اور اچھا خاصا قریدا بھی، لیکن دونوں نے مقتول کی اخلاقی حالت وہی بتائی جو میں مخبروں کی زبان سے پہلے سنا چکا ہوں۔ ان دونوں نے تصدیق کی کہ مقتول اپنے آپ کو گلفام سمجھتا تھا اور زیادہ تر اس کا موضوع گفتگو عورت ہی ہوتا تھا۔ انہوں نے تفتیش کے واسطے جو کارآمد بات بتائی وہ کچھ دیر پہلے میرا ایک مخبر بتا چکا تھا۔ ان دونوں لڑکوں نے مزید تفصیلات بتا دیں، وہ یہ تھیں کہ مقتول میل 2 میل دور گاؤں کے جس دوست کو ملنے جایا کرتا تھا اس کی ایک جوان بہن تھی اور اس کی شادی بھی ہو چکی تھی۔ مخبر نے تو اتنا ہی بتایا تھا کہ مقتول اس لڑکی کی خاطر وہاں جاتا تھا۔ مقتول کے دوستوں نے پورے یقین کے ساتھ بتایا کہ اس لڑکی کے ساتھ مقتول کی دوستی تھی، اور یہ بھی بتایا کہ اپنے خاوند کے پاس وہ اتنا نہیں رہتی تھی جتنا اپنے ماں باپ کے گھر رہتی تھی۔ دونوں نے یہ بھی بتایا کہ مقتول ان کو اپنے معاشقے سناتا رہتا تھا جن میں اکثر جھوٹ کی آمیزش ہوتی تھی، لیکن گاؤں والے دوست کی بہن کی بابت جو بتاتا تھا وہ بالکل صحیح تھا۔ میں نے ان سے پوچھا کہ اپنے محلے یا شہر کے کسی اور محلے کی کسی عورت کے ساتھ اس کا دوستانہ ہوگا؟ دونوں نے بالکل وہی بات کی جو میں سن چکا تھا، وہ یہ کہ مقتول انتہائی گھٹیا اور غریب گھروں کی لڑکیوں کو پھانس لیتا اور روپے پیسے سے ان کے منہ بند رکھتا تھا۔ پھر انہوں نے وہ واقعہ سنایا جس میں مقتول کی پٹائی ہوئی تھی۔ انہوں نے ایک انکشاف اور کیا۔ مقتول ان کو یہ بتا کر گاؤں گیا تھا کہ پہلے دوست کی بہن کے ساتھ ملاقات ہوگی پھر وہ گاؤں پہنچے گا۔ یہ بات سن کر میں نے پوچھا کہ اس کا مطلب کیا ہے کہ پہلے اس کی بہن سے ملاقات ہوگی؟ دونوں دوست میرے سوال کا کوئی ٹھیک جواب نہ دے سکے۔ ایک نے کہا کہ شاید دوست کی بہن کو مقتول نے پیغام بھیجا ہوگا کہ وہ آ رہا ہے اور بہن اس کو راستے میں ملے۔ مزید کریدنے پر یہ معلوم ہوا کہ دوست کی بہن کے ساتھ مقتول کی ملاقاتیں عموماً رات کے وقت گاؤں سے باہر ہوتی تھیں۔ لڑکی اتنی دلیر تھی کہ رات کو گھر سے نکل آتی اور وہاں پہنچ جاتی تھی جہاں مقتول اس کو بتاتا تھا۔ میرا خیال تھا کہ مقتول کا یہ دوست جس کا نام میں ایوب لکھوں گا معمولی خاندان کا فرد ہوگا، لیکن ان دونوں نے بتایا کہ ایوب کے خاندان کا اسٹیٹس مقتول کے خاندان جیسا ہی تھا، وہ بھی امیر زمینداروں کا خاندان تھا۔ ایسے خاندانوں کی لڑکیاں بھی دلیر ہوا کرتی ہیں، یہ اونچی ذاتوں کے لوگ ہوتے ہیں جن پر کوئی تنقید کرنے کی جرات ہی نہیں کرتا۔ مجھ کو کچھ اس طرح نظر آنے لگا جیسے قتل کا باعث ایوب کی بہن ہی ہے۔ ایوب اور اس کی بہن جس کو میں زرینہ لکھوں گا اگر واقعی اونچی ذات کے خاندان تھے تو ان کا منہ مقتول روپے پیسے سے بند نہیں کر سکتا تھا جس طرح وہ غریب لوگوں کے ساتھ کرتا تھا۔ ایوب کو یا زرینہ کے خاوند کو پتہ لگ گیا ہوگا کہ مقتول نے زرینہ کے ساتھ درپردہ دوستی لگائی ہوئی تھی تو ان دونوں میں سے کسی نے مقتول کا کام ہی تمام کر دیا۔ پہلے میں نے یہ سوچا تھا کہ ایوب کو تھانے بلا کر پوچھوں گا کہ مقتول اس کے گھر تک پہنچا بھی تھا یا نہیں، لیکن اب میں نے یہ فیصلہ کر لیا کہ اس گاؤں کے مخبروں کو پہلے بلا کر پوچھوں گا، ان کی رپورٹوں کے مطابق ایوب کی طلبی کروں گا۔ رات بہت گزر گئی تھی، تھکن سے برا حال ہو گیا تھا۔ نمبردار نے بڑا پرتکلف اور مرغن کھانا کھلایا تھا جس سے مجھ پر غنودگی طاری ہونے لگی اور دماغ نے پہلا جیسا کام کرنا چھوڑ دیا۔ میں مقتول کے دونوں دوستوں کو فارغ کر کے اپنے گھر کو چلا تو دونوں نے راستہ روک کر میرے آگے ہاتھ جوڑ دیے اور کہنے لگے کہ میں مقتول کے باپ کو یا کسی اور کو یہ پتہ نہ چلنے دوں کہ ہم نے مقتول کی بابت یہ باتیں بتائی تھیں۔ ان دونوں کی یہ دوستی اور پریشانی میرے واسطے کوئی نئی بات نہیں تھی۔ میں نے پہلے ہی کہا ہے کہ اونچی ذاتوں اور دولت والے ایسے ہی چھوٹے چھوٹے حاجت مند اور نادار لوگوں کو اپنے گناہوں میں شامل کر کے پکڑے جانے کی صورت میں ان کو ہی آگے کر دیتے تھے۔ میں ایسے لوگوں کا خاص خیال رکھتا تھا، ان کو دلی طور پر تسلیاں دے کر رخصت کر دیا اور میں اپنے گھر چلا آیا۔ میں اگلے روز معمول کے وقت سے بہت پہلے تھانے چلا گیا۔ اس گاؤں کے 2 خاص آدمیوں کو بلانا تھا۔ ایک کانسٹیبل کو کہا گیا کہ وہ بغیر وردی یعنی اپنے پرائیویٹ کپڑوں میں اس گاؤں جائے اور ان دونوں کو اس طرح تھانے آنے کو کہے کہ کسی کو معلوم نہ ہو سکے کہ ان کو بلانے کے واسطے یہ کانسٹیبل آیا تھا۔ کانسٹیبل میری بات کو اچھی طرح سمجھتا تھا اور وہ ان دونوں کو جانتا تھا۔ وہ سائیکل لے کر اسی وقت روانہ ہو گیا۔ اگر لاش سالم ہوتی اور یہ عام قسم کا پوسٹ مارٹم ہوتا تو گزشتہ روز ہی مجھ کو رپورٹ مل جاتی، لیکن لاش کئی ٹکڑوں میں کٹی ہوئی تھی جس نے ڈاکٹر کا کام پیچیدہ کر دیا تھا۔ لاش کے ان ٹکڑوں میں جگر میں نہیں تھا اور دل بھی نہیں تھا، دماغ البتہ کھوپڑی میں موجود تھا۔ ڈاکٹر نے لکھا کہ موت تیز دھار آلے کے زخموں سے ہوئی ہے
اور ڈاکٹر نے موت کا اندازاً وقت بھی لکھ دیا۔ یہ وقت رات 9 اور 10 بجے کے درمیان بنتا تھا اور دونوں کے حساب کا دن وہی بنتا تھا جو مقتول کے باپ نے بتایا تھا۔ ایوب کے گاؤں کے وہ 2 آدمی جو خاصی دیر بعد آئے، جن کو میں نے بلایا تھا، ان کو میں نے اکٹھا ہی اپنے پاس بٹھا لیا۔ ان کو قتل کی اس واردات کا علم تھا اور وہ خود ہی میرے پاس آنا چاہتے تھے۔ اس کام کو وہ اپنا فرض سمجھتے تھے۔ میں نے ان کو کہا کہ مقتول ان کے گاؤں ایوب نام کے ایک دوست کے پاس جایا کرتا تھا۔ انہوں نے مجھ کو آگے بولنے نہ دیا اور خود ہی اپنی رپورٹ دینا شروع کر دی۔ انہوں نے تصدیق کر دی کہ ایوب کی بہن کے ساتھ مقتول کا خفیہ دوستانہ تھا۔ یہ بھی خاوند کے ساتھ اس لڑکی زرینہ کی نہیں بنتی تھی۔ ان کی رائے یہ تھی کہ ان میاں بیوی کی ناچاکی کی وجہ یہی تھی۔ اس خفیہ دوستی کی بابت انہوں نے کچھ چھوٹی چھوٹی باتیں بھی سنائیں، جن سے یہ یقین کے ساتھ کہا جا سکتا تھا کہ ان میں دوستی تھی۔ میرے دماغ میں ایک بات آ گئی۔ اس قسم کی خفیہ دوستی میں ایک کردار اور آتا ہے جس کا کام پیغام رسانی ہوتا ہے۔ یہ عموماً کوئی عورت ہوتی ہے جو ملاقاتیوں کے خفیہ پیغام کو ادھر سے ادھر پہنچاتی اور وقت بتاتی ہے۔ میں نے ان دونوں مخبروں سے پوچھا کہ ایسی کوئی عورت یا کوئی نوکر ہے؟ دونوں نے بتایا کہ یہ بات ان کو نہیں معلوم۔ مطلب یہ تھا کہ مقتول اور زرینہ کی دوستی اتنی خفیہ تھی کہ یہ پتہ ہی نہیں لگتا تھا کہ ان کے پیغام کون پہنچاتا ہے۔ مخبروں نے بس اتنا ہی بتایا تھا کہ ان کے گاؤں میں ایسی ایک عورت رہتی ہے جو ہر کام کرتی ہے اور وہ اس قسم کے کاموں میں مشہور بھی ہے، لیکن اس قدر چالاک اور ہوشیار ہے کہ اپنا پردہ لگنے نہیں دیتی۔ میں نے ان سے اس عورت کا نام وغیرہ پوچھ لیا۔ ان میں سے ایک مخبر نے آخر میں ایک بات سنائی جو اس کو پہلے سنا دینی چاہیے تھی، لیکن میں نے ان کے آتے ہی اپنی باتیں پوچھنی شروع کر دی تھیں۔ بات یہ سنائی کہ اس نے زرینہ کے خاوند کو 3-4 دن پہلے رات کے وقت جائے واردات کی طرف سے گاؤں کی طرف آتے دیکھا تھا۔ وقت رات 9 بجے کے لگ بھگ تھا۔ خاوند کے پاس کلہاڑی تھی اور اس کے ساتھ ایک آدمی بھی تھا۔ اس آدمی کے پاس بھی کلہاڑی تھی۔ کلہاڑی کی بابت ایک بات بتانا ضروری سمجھتا ہوں۔ صوبہ سرحد کے قبائلی علاقے کے پٹھان اب تو بہت بدل گئے ہیں۔ انگریزوں کے زمانے میں اور کچھ عرصے بعد تک قبائلیوں کے ہاں یہ دستور تھا کہ کوئی مرد رائفل اور بندوق کے بغیر باہر نہیں نکلتا تھا۔ رائفل اور بندوق یا پستول کو وہ اپنے لباس کا حصہ سمجھتے تھے۔ اسی طرح پنجاب کے دیہاتی علاقوں میں لوگ کلہاڑی یا لاٹھی کے بغیر اپنے آپ کو نامکمل سمجھتے تھے۔ کلہاڑی کا دستہ بڑا ہی خوبصورت اور رنگ دار ہوتا تھا اور اس کا پھل یعنی بلیڈ چمکا کر رکھا جاتا تھا۔ ایسے ہی لاٹھی بھی بڑی خوبصورت ہوتی تھی۔ اس وقت کسی کی بابت یہ کہنا کہ وہ جائے واردات کی طرف سے آ رہا تھا یا جا رہا تھا اور اس کے پاس کلہاڑی تھی تو اس کو مشتبہ نہیں سمجھا جا سکتا تھا۔ اس وقت تو جو بھی ادھر ادھر آتا جاتا تھا وہ کلہاڑی یا لاٹھی سے ضرور مسلح ہوتا تھا۔ زرینہ کے خاوند کے خلاف یہ شک کیا جا سکتا تھا کہ قاتل یہی ہے، اس واسطے کہ قتل کی وجہ موجود تھی۔ اس کے ساتھ جو دوسرا آدمی تھا، اس کی بابت میں نے معلوم کیا تو مخبر نے بتایا کہ لڑائی مار کٹائی کا شوقین ہے اور 1.5-2 سال پہلے ایک لڑائی میں اس نے ایک آدمی کو اتنا زیادہ زخمی کر دیا تھا کہ اس کے بچنے کی امید نہیں رہی تھی۔ یہ شخص پکڑا گیا لیکن بری ہو گیا۔ ویسے بھی وہ مشکوک چال چلن کا آدمی تھا اور خطرناک حد تک دلیر۔ میں نے پوچھا کہ اس میں اتنی جرأت ہے کہ اس نے زرینہ کے خاوند کے ساتھ مل کر ساجد کو قتل کر دیا ہے؟ مجھ کو جواب ملا کہ اس میں اس سے بھی زیادہ جرأت ہے اور زرینہ کے خاوند کے ساتھ اس کی دوستی بہت ہی گہری ہے، اتنی گہری کہ وہ ایک دوسرے کے واسطے بڑی سے بڑی قربانی دے سکتے ہیں۔ ان دونوں کو میں نے رخصت کر دیا اور ایک کانسٹیبل کو بلا کر کہا کہ وہ ایوب کو بلا لائے۔ مجھ کو خیال آ گیا کہ ایوب شاید مقتول کے گھر ہی ہوگا۔ مجھ کو یہ پتہ لگا تھا کہ جنازہ دیر سے ہوگا۔ ایوب اس کا بڑا گہرا یار تھا، اس کو مقتول کے گھر ہی ہونا چاہیے تھا۔ کانسٹیبل کو لے کر میں نے کہا کہ پہلے وہ مقتول کے گھر جائے، اگر ایوب وہاں نہ ہو تو اس کے گاؤں جا کر ساتھ لے آئے۔ ایوب مقتول کے گھر میں مل گیا اور کانسٹیبل اس کو اپنے ساتھ لے آیا۔ اس سے پہلی بات یہ پوچھی کہ مقتول اس کے گھر جا رہا تھا، کیا وہ اس کے ہاں پہنچا تھا؟ نہیں جی، اس نے جواب دیا، وہ میرے پاس نہیں آیا تھا۔ اس کے گھر والے بھی یہی کہتے ہیں کہ وہ بتا کر گیا تھا کہ وہ میرے پاس آ رہا ہے اور 3-4 دن وہیں ٹھہرے گا۔ ایسی تو کوئی بات نہیں کہ وہ مجھ کو اطلاع دے کر ہی آتا، وہ بغیر اطلاع بھی آ جایا کرتا تھا، لیکن اب کیسے وہ میرے پاس نہیں آیا؟ وہ تمہارا بہت ہی گہرا دوست تھا، میں نے کہا، تمہیں ضرور معلوم ہوگا کہ اس کی کسی کے ساتھ اتنی زیادہ دشمنی تھی کہ وہ مارا گیا۔ نہیں جی، اس نے جواب دیا، اس کی کوئی ایسی دشمنی نہیں تھی جس سے ساجد کو جان کا خطرہ ہوتا۔
कोई ऐसी बात होती तो वो मुझको ज़रूर बताता। उसका किसी के साथ ज़बानी कलामी झगड़ा हो जाता तो भी मुझको ज़रूर बताता था। मैं इसको मकतूल की अखलाकी हालत की तरफ लाया और इस बाबत उससे कुछ सवाल पूछे। चूँकि अय्यूब मकतूल का दोस्त था, इस वास्ते मुझको ये ख्याल था कि वो मकतूल के अखलाक की तारीफ़ करेगा, लेकिन उसने पर्दा डालने की ज़रा सी भी कोशिश नहीं की, बल्कि मकतूल की बाबत मुझको जो कुछ पहले बताया गया था वही बातें अय्यूब ने भी बता दी। अलबत्ता ये कहा कि वो मकतूल की ये हरकतें पसंद नहीं करता था, इस वास्ते उसके पीछे पड़ा रहता था कि इन सिफली हरकतों से बाज आ जाए। अय्यूब ने यह भी कहा कि मकतूल ने इन हरकतों पर बहुत हद तक काबू पा लिया था। मैंने अय्यूब के साथ बातें कुछ इस तरह शुरू कर दी जैसे दो दोस्त गपशप लगाते हैं, और मैंने कुछ इस तरह जाहिर किया जैसे मुझको अय्यूब के मामलात में बहुत दिलचस्पी है और मुझको मकतूल के कत्ल का बहुत ही अफसोस है। बातों का रुख फेरते फेरते मैं अय्यूब की बहन जरीना तक आ गया। अय्यूब यार, मैंने अपनायत के लहजे में कहा, सुना है तुम्हारी बहन का खाविंद बड़ा अमीर आदमी है और वो तुम्हारी बहन को ठीक तरह बसाता नहीं, ये क्या मामला है? अय्यूब ने अपने बहनोई के खिलाफ बोलना शुरू कर दिया। उसने अपनी बहन को शरीफ और मजलूम साबित किया। वो कुछ तो बताता होगा। मैंने कहा, तुम्हारी बहन पर कोई इल्ज़ाम लगाता होगा या कोई बदचलनी का शुबा करता होगा। पागल है कमबख्त, अय्यूब ने कहा, चाल चलन इसका अपना ठीक नहीं, मेरी बहन पर वो क्या शुबा करेगा? यह हमारी बहन की नेक नियति है कि फिर भी निभा रही है। अगर वो अपनी इस आदत से बाज ना आया तो मैं अपनी बहन को घर बिठा लूँगा और इससे तलाक लिखवा लूँगा। मैंने बहुत कोशिश की कि इसके मुंह से कोई अपने काम की बात निकलवा सकूं, लेकिन मैं नाकाम रहा। ये बात थी कि उसके जहन में बताने वाली कोई बात ख़ास थी ही नहीं। इससे आप ये न समझें कि मैंने उसकी हर बात पर एतबार कर लिया था और उसके खिलाफ मेरे दिल में जो शुबा था वो साफ कर दिया था। शुबा बदस्तूर कायम था, इस वास्ते इसको मैंने जाने की इजाज़त नहीं दी और थाने में पाबंद कर लिया। मैं कुछ शहादतें इकट्ठी करके इसको शामिल तफ्तीश करना चाहता था। इस शाम मैंने जरीना के खामिन और उसके इस साथी को थाने बुलाया जिसको एक रात मेरे मुखबिर ने जाए वारदात की तरफ से गांव की तरफ आते देखा था। इनको मैंने इकट्ठे नहीं बुलाया, बल्कि इस तरह किया कि दो कांस्टेबलों को थोड़ा वक्फा डालकर भेजा कि एक बार जरीना के खामिन को ले आए और दूसरा कुछ देर बाद उसके साथी को ले आए, और दोनों को इस तरह लाया जाए कि इनको एक दूसरे का पता ना लगे। पहले जरीना के खामिन को, जिसको मैंने आबिद लिखूंगा, अपने पास बिठाया और कुछ रस्मी सी बातें की और कुछ बातें पूछी, और जब ये मेरे साथ ज़रा खुल गया तो मैं आहिस्ता आहिस्ता संजीदा होता गया और अपने काम की बातों पर आ गया। मेरी एक बात सुन लो आबिद, मैंने कहा, मुझे परेशान ना करो और मैं वादा करता हूँ कि तुम्हें परेशान नहीं करूँगा। मैंने तुम्हें वैसे ही नहीं बुलाया है, तुम्हारी बाबत और तुम्हारी बीवी की बाबत सारी खुफिया बातें मालूम करके तुम्हें बुलाया है। सच बोलो और इसका सिला मुझसे पालो। तुम इस बात को छुपा नहीं सकते कि तुम्हारी बीवी के नाजायज़ मरासिम मकतूल साजे के साथ थे। बोलो, क्या मैं गलत कह रहा हूँ? उसने पहले मुझको देखा और नज़रें मेरे मुंह पर लगाए रखी, फिर सर झुका लिया। इसका मतलब ये था कि वो मेरी बात की तरदीद नहीं कर रहा। ज़रा देर बाद मैंने उसको कहा कि उसने अभी तक मेरी बात का जवाब नहीं दिया। तब उसने सर हिलाकर कहा कि मैं ठीक कहता हूँ। शाबाश, मैंने बड़े प्यार से कहा, इसी तरह सच बोलते जाओ और देखो मैं तुम्हारे साथ कैसी नेकी करता हूँ। क्या ये सही है कि तुम्हारी बीवी इस वक्त इतना तुम्हारे घर नहीं रहती थी जितना वो माँ बाप के घर रहती थी? ये ठीक है जनाब, उसने जवाब दिया। तुम अपनी बीवी की बाबत ये बात जानते थे? मैंने कहा, तुमने बीवी को तलाक क्यों नहीं दे दी? सच्ची बात बताता हूँ जनाब, आबिद ने जवाब दिया, मैं अपनी बीवी के ख़ानदान के मुकाबले में कुछ कमज़ोर हूँ। वो लोग मेरी चलने ही नहीं देते। मैंने बीवी को डराया धमकाया भी था और मिन्नत समाजत भी की कि वो अपने और मेरे ख़ानदान की इज़्ज़त का ख्याल रखे, लेकिन जनाब इतनी ढीठ लड़की है कि इस पर कुछ असर ही नहीं हुआ। मैंने इसको वो रात याद दिलाई जब वो अपने साथी के साथ रात को गाँव की तरफ आ रहा था। इससे पूछा कि वो कहाँ से आ रहा था। मैंने हिसाब कर लिया था, ये वही रात थी जिस रात मकतूल का कत्ल हुआ था। वो यकलक जैसे बिदक कर बेदार हो गया हो। उसकी आंखें और ज़्यादा खुल गईं। उसने एक गांव का नाम लिया और कहा कि वो अपने साथी के साथ इस गांव गया था। वजह ये बताई कि वहाँ एक आदमी के हाथ उसने भैंस बेची थी और कुछ रकम अभी उससे लेनी थी। वो ये रकम लेने गया था। उसने जिस गाँव का नाम लिया वो गाँव कस्बे की दूसरी तरफ था और उसके
गांव और इस गांव में 4 मील से कुछ ज़्यादा फासला था। उसने ये भी बताया कि वो सूरज डूब जाने से पहले अपने गांव से चला था। नहीं आबिद, मैंने कहा, तुम अपना वादा पूरा नहीं कर रहे तो मैं अपना वादा पूरा नहीं करूँगा। मैं किसी की शहादत की बुनियाद पर बात कर रहा हूँ। तुम किस तरह पता चला रहे हो कि मकतूल तुम्हारे घर को आया था? मुझको पता कैसे चल सकता था जनाब, उसने झुंझुलाकर कहा। मेरे पास कोई ऐसा जासूस नहीं जो मुझको मकतूल की मिनट मिनट की खबरें देता रहा हो। वैसे मैं आपको ये बता देता हूँ कि वो कत्ल ना हो जाता तो कभी मेरे ही हाथों से कत्ल होता और मेरी बीवी भी मेरे ही हाथों से कत्ल हो जाती। मेरे पास यही एक इलाज रह गया था। मैंने अब एक मखसूस अंदाज से पूछगछ का सिलसिला शुरू कर दिया। इससे मुश्तबा सख्त परेशान हो जाता है और घबराहट का यह आलम होता है कि उसको याद ही नहीं रहता कि वो एक सवाल का पहले क्या जवाब दे चुका है। दूसरा तरीका इज़ार आसानी का होता है जिसको 3rd डिग्री कहते हैं, लेकिन मैं ये तरीका इस वक्त इख्तियार किया करता था जब मुश्तबा के खिलाफ मेरा शक यकीन में बदल जाता था और शहादत मजबूत और काफ़ी होती थी। यही मामला अभी कच्चा था। इस वास्ते मैं अभी इसको दूसरे तरीके से जाल में लाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो जाल में आता नजर नहीं आता था। मुझको इस पर बड़ा ही पक्का शक था। इसको मैंने अपनी तफ्तीश से इतनी जल्दी छोड़ना नहीं था। मैंने तो शक रफे करके छोड़ना था या शक पुख्ता करके हिरासत में ले लेना था। लेकिन इसने अपनी सफाई में जो बातें बताई थीं वो भी काबिले गौर थीं। मैंने इसके घर के अफराद से और फिर इस शख्स से जिसने इससे भैंस खरीदी थी तस्दीक की कि ये वाकई पैसे लेने गया था और वापस आ गया था। उसके साथ ही मुझको ये शुबा भी हुआ कि ये इस गांव से पैसे लेकर आ रहा था तो उसने मकतूल को अपने गांव की तरफ जाता देखा और अपने साथी की मदद से उसको कत्ल किया और फिर लाश के टुकड़े मुख्तलिफ जगहों पर दबा दिए। दोनों के पास कुल्हाड़ियाँ थीं। इसको मैंने एक हेड कांस्टेबल के हवाले करके कहा कि इसको थाने में बंद रखा जाए। आबिद के साथी को अंदर बुलाया और बिठा लिया। मेरी याददाश्तों में इसका जो असल नाम है उसकी बजाय मैं इसका नाम रियाज लिखूंगा। ये मशकूक हिस्ट्री वाला आदमी था और इसके साथ मैंने रवैया सख्त और धमकियों वाला इख्तियार किया। गौर से सुन लो रियाज, मैंने धमकी आमेज लहजे में कहा। तुम्हारा मुकदमा थाने के रिकॉर्ड पर है। बेशक तुम बरी हो गए थे लेकिन तुमने जुर्म किया था। तुम्हारी बहुत ही बुरी रिपोर्टें आती रही हैं जो यहाँ लिखी हुई हैं। अगर मेरे साथ ज़रा सी भी हेरा फेरी करोगे तो मैं ये सारा रिकॉर्ड सामने ले आऊँगा और तुम्हें फांसी से कोई नहीं बचा सकेगा। सच बोलोगे तो मैं तुम्हें बचाऊँगा। मैंने उसको ये जो बात कही थी ये बिल्कुल गलत थी। थाने में इसकी कोई रिपोर्ट भी नहीं आई थी और जो मुकदमा था उसमें वो बरी हो गया था। लेकिन इसको मेरी बात पर यकीन हो गया और उसका रंग पीला पड़ गया। मैंने इससे सवाल जवाब शुरू कर दिए। ये बड़ा लंबा बयान है, मैं मुख्तसर बयान कर रहा हूँ। इसने तस्लीम किया कि वो आबिद के साथ दूसरे गांव गया था और वो पैसे लेने गए थे। उसने जब महसूस किया कि मैं इस पर कत्ल का शुबा कर रहा हूँ तो उसने बड़ा अच्छा जवाब दिया। मेरी ये बात पूरे गौर से सुने जनाब, उसने कहा। मकतूल जिस जगह कत्ल हुआ है वो जगह हमारे रास्ते में आती ही नहीं थी। हम तो इस जगह से बहुत दूर दूर गए और वापस आए थे। मैं आपको वो रास्ता बताता हूँ। उसने मेज़ पर उंगली से रास्ता बनाया और कहा कि बाद में जब इसको पता लगा कि साजा कत्ल हो गया और उसकी लाश के टुकड़े मिले हैं तो वो वहाँ गया था। वो जगह तो इनके रास्ते से बहुत ही दूर है। मैंने ख़ास तौर पर नोट किया कि ये शख्स बड़े एतमाद और बड़ी जुर्रत से बात करता था। मुझको इतना तजर्बा तो हो ही चुका था कि दूसरों के बोलने के लहजे और अंदाज से मैं समझ जाता था कि ये झूठ बोल रहा है या सच। मैंने सरीना और मकतूल के ताल्लुकात की बाबत पूछा तो रियाज ने कहा कि ये मामला क्या है और कहाँ तक सही है। उसने कहा कि इसमें किसी शक व शुबे की गुंजाइश है और है भी नहीं कि इन दोनों के आपस में काबिल एतराज़ ताल्लुकात थे। फिर मैंने पूछा कि आबिद का इस सिलसिले में क्या रवैया और अंदाज था। जनाब, मुझको इजाज़त दें तो मैं सारी बात सुना देता हूँ, रियाज ने कहा। आबिद इस मामले में बहुत परेशान था। मैं इतनी सी बात तो समझ सकता हूँ कि आपको ये शक है कि साजे को आबिद ने और मैंने कत्ल किया है। ज़ाहिरी तौर पर बात यही बनती है, लेकिन आप मुझसे बहुत ज़्यादा अकल वाले हैं। गौर करें और किसी नतीजे पर पहुँचें। सच्ची बात यह है कि आबिद मेरे साथ इस मसले पर बात करता रहता था। हम दोनों ने कई बार सोचा था कि साजे को माफ़ कर दिया जाए, लेकिन
जो आबिद कहता था कि अपनी मुर्गी पड़ोसियों के यहाँ जाकर अंडे दे तो ये पड़ोसियों का कसूर नहीं बल्कि अपनी मुर्गी का कसूर है। आबिद अपनी बीवी को सुबह करने की बातें किया करता था। आबिद बीवी को तलाक क्यों नहीं देता था? मैंने पूछा। डरता था, रियाज ने कहा। इनका खानदान जरा कमजोर है, फिर उसका बाप शरीफ आदमी है और वो वकार का ज्यादा ख्याल रखता है। आबिद कोई बुज़दिल आदमी नहीं, लेकिन मैं बता सकता हूँ कि वो मकतूल को इतना कसूरवार नहीं समझता था जितना अपनी बीवी को। अगर वो कत्ल का इरादा कर ही लेता तो सबसे पहले अपनी बीवी को कत्ल करता और मैं उसके साथ होता। हमारी दोस्ती कुछ ऐसी ही है। जरीना के भाई अयूब को तो अपनी बहन का ख्याल रखना चाहिए था ना? मैंने कहा। या ये बात है कि साजे ने उसकी आंखों पर कोई पट्टी बांधी होगी। अयूब में गैरत की कमी है, रियाज ने कहा। इसको ये तो पता होना चाहिए था कि साजा किस कुमाश का आदमी है। यह भी कोई हैरानी वाली बात नहीं होगी कि अयूब ने साजे की किसी बहन के साथ ऐसी ही दोस्ती लगाई हुई हो। मैं मान नहीं सकता कि अयूब को अपनी बहन की ये दोस्ती मालूम नहीं थी। साजा यहाँ आता था तो अयूब की बहन को ससुराल में पता लगता था तो वो किसी को बताए बगैर अपने घर पहुँच जाती और जितनी देर और जितने दिन साजा यहाँ रहता वो अपने घर में ही रहती थी। इसका मतलब यह है कि तुम सब कुछ जानते हो, मैंने कहा। तुम्हें ये भी पता होगा कि ये चोरी छुपे मिलते कहाँ थे। अब जरीना मेरे पास बैठी हुई थी। वो कोई ऐसी खूबसूरत लड़की नहीं थी कि कोई उस पर मर ही मिटता, लेकिन शक्ल सूरत ऐसी बुरी भी नहीं थी, कबूल सूरत कह लें। अलबत्ता नौजवान थी। मैंने इस वक्त जो तफ्तीश की थी और मुखबिरों से जो रिपोर्टें ली थी, इनसे मेरे दिमाग में ये ख्याल बैठ गया था कि कत्ल का बाइस यही लड़की है। अब देखना यह था कि कातिल इसका खामिद है या भाई। मैंने बेहतर यही समझा कि उसके साथ सीधी बात की जाए और उसको दबाव में रखा जाए। मैं आपको ये नहीं बता सकता कि दबाव में किस तरह रखा जाता है और सीधी बात का मतलब क्या होता है। ये तफ्तीश के मुख्तलिफ तरीके होते हैं। जो तफ्तीश करने वाला अफसर सही तरह इस्तेमाल करे तो वो कामयाब हो सकता है। मैंने जरीना को कत्ल की रात याद दिलाई और पूछा कि इस शाम उसका खामिद अपने दोस्त रियाज के साथ कहीं गया था। वो बताए कि ये दोनों कहाँ गए थे। जरीना ने बताया कि इस रात मैं अपने माँ बाप के घर में थी, इस वास्ते इसको कुछ पता नहीं कि उसका खामिद घर गया था या कहीं और गया था। देखो जरीना, मैंने कहा, ये सोच लो कि ये थाना है और तुम औरत हो। यहाँ झूठ बोलकर मुझको चक्कर दोगी तो तुम्हें ऐसे चक्कर दिए जाएंगे कि अपनी और अपने पैदा करने वालों की होश खो बैठोगी। मुझसे इज्जत करवानी है तो सच बोलना। तुम्हें खामिद साजे से मिलने से मना करता रहा था। क्यों मना करता था? वहमी आदमी है, जरीना ने जवाब दिया। साजा मेरे भाई का दोस्त है, इस वास्ते हमारे घर आता रहता था। मेरा खामिद शक करता था कि मैं इसको कहीं मिलती हूँ। ये तुमने पहला झूठ बोला है, मैंने कहा। तुम पर मेरी बात का कुछ असर नहीं हुआ? ये बिल्कुल सही है कि साजे के साथ तुम्हारी खुफिया दोस्ती थी। क्या ये अच्छा होगा कि 4 बंदे यहाँ आकर तुम्हारे मुंह पर कहें? ज़ाहिरी तौर पर वो ढीठ बनी हुई थी और इनकार ही करती जा रही थी। मैंने यह भी देखा कि इसमें दिलेरी और जुर्रत मौजूद थी, लेकिन मैं अच्छी तरह समझता था कि इसका इनकार बिल्कुल झूठा है। ये तजुर्बे की बात होती है। अगर वो सच्ची होती और मैं उस पर यह बेहुदा इल्ज़ाम लगाता तो वो उछल उछल कर इनकार करती और कहती कि जो कोई मुझ पर यह इल्ज़ाम लगाता है उसको मेरे सामने लाएं। मुख्तसर ये कि उसका इनकार ढीला ढाला सा था। मैंने हवा में तीर चलाया। तुम चाहती हो कि मैं हसनू को यहाँ बुला लूँ? मैंने कहा। मैं इस औरत को इस वास्ते नहीं बुलाना चाहता कि वो बहुत छोटी ज़ात की गरीब औरत है और तुम ऊंची ज़ात और अमीर घराने की लड़की हो। इससे तुम्हारी बहुत बेइज्जती होगी। बेहतर है कि अपनी ज़बान से मान लो। हसनू वो औरत थी जिसके बारे में इस गांव के मुखबिर ने मुझको बताया था और रियाज ने भी कि ये खुफिया पैगाम रसानी करती और खुफिया मुलाकातें कराती है। मैंने जब इसका नाम लिया तो जरीना फ़ौरन मान तो न गई, लेकिन उसके चेहरे पर जो तब्दीली देखी इससे मैं जान गया कि इसका हसनू के साथ राब्ता है। मैंने जरीना को यह भी कहा कि मकतूल के साथ अगर इसकी दरपर्दा दोस्ती थी तो ये कोई जुर्म नहीं। मैं तो साजे के कातिल को पकड़ने के वास्ते इशारे या किसी सुराग की तलाश कर रहा हूँ। फिर उसको ये भी कहा कि कातिल पकड़ा गया तो अदालत में ये बात आएगी कि ये नहीं कि कातिल के जायज़ और नाजायज़ ताल्लुकात किस किस के साथ थे। जरीना का सर झुक गया था और ये बिल्कुल ही चुप हो गई। इसका मतलब सिर्फ ये था कि इसका इनकार ख़त्म हो चुका था, लेकिन इकरार करते डरती और शर्माती थी। मैं कुछ फरिश्ता नहीं था।
ہر تھانے دار کو یہ تجربہ ہوتا ہے کہ مشتبہ کے انداز یا ذرا سی ایک حرکت سے جان لیتا ہے کہ اب یہ اقبال جرم کرنے کے موڈ میں آ گیا ہے، لیکن جھجک رہا ہے اور اس کو تھوڑی سی حوصلہ افزائی چاہیے۔ میں نے زرینہ کی حوصلہ افزائی اپنی زبان کا جادو چلا کر کی اور کچھ جذباتی باتیں بھی کیں، اور اب زرینہ نے سر اٹھایا تو اس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ اس نے سر اوپر نیچے ہلا کر اقرار کر لیا کہ مقتول کے ساتھ اس کے تعلقات تھے۔ میں نے ہمدردانہ رویہ اختیار کیا اور کہا کہ اب وہ مجھ کو ایسا راستہ دکھائے کہ میں قاتل کو پکڑ کر پھانسی دلاؤں۔ میں نے اس کے ساتھ اس اعتراف کروانے کے واسطے جو جذباتی باتیں کی تھیں وہ دراصل فلمی مکالمے تھے۔ میں بطور نمونہ ایک مکالمہ پیش کرتا ہوں۔ میں نے کہا کہ میں قاتل کو ترسا کر تڑپا کر ماروں گا، وہ ایک انسان کا نہیں بلکہ تمہارے پیار کا قاتل ہے۔ بہرحال حسنو کا نام کام کر گیا تھا۔ میں نے تو تکا چلایا تھا لیکن یہ تیر نکلا اور ٹھیک نشانے پر جا لگا۔ اب میں نے زرینہ سے پوچھا کہ وہ مجھ کو ٹھیک ٹھیک بتائے کہ قاتل اس کا بھائی ایوب ہے یا اس کا خاوند۔ میں یہ نہیں بتا سکتی، زرینہ نے کہا۔ یہ نہ سمجھیں کہ مجھ کو اپنے بھائی پر شک ہے تو میں اس کو بچانا چاہتی ہوں، ایسی بات نہیں۔ معلوم ہوتا تو میں فوراً بھائی کا نام لے لیتی۔ میرا بھائی ایوب ساجد سے میری دوستی کی پوری قیمت لے رہا تھا۔ اس نے ساجد کی ایک بہن کے ساتھ دوستی لگائی ہوئی تھی۔ اپنے خاوند کی بابت مجھ کو یقین نہیں۔ یہی بتا دو، میں نے پوچھا۔ کیا اس رات ساجد تمہارے گھر پہنچا تھا؟ نہیں، اس نے جواب دیا۔ اس نے ہمارے گھر آنا ہی نہیں تھا۔ لیکن اس کا باپ تو کچھ اور کہتا ہے، میں نے کہا۔ اس نے مجھے بتایا کہ ساجد یہ بتا کر گھر سے نکلا تھا کہ 3-4 دن ایوب کے گھر رہے گا۔ زرینہ کے شاید منہ سے بلا سوچے نکل گیا تھا کہ ساجد نے ان کے گھر آنا ہی نہیں تھا۔ اس سے میں یہی سمجھ سکتا تھا کہ زرینہ کو ساجد کا پروگرام معلوم تھا۔ یہ بات ذہن میں رکھ کر میں نے زرینہ سے سوال و جواب کیے تو اس نے اصل بات بتا دی۔ اصل بات یہ تھی کہ اس رات ساجد اور زرینہ کی ملاقات طے تھی جو حسنو کے ذریعے طے ہوئی تھی۔ ان کے ملنے کی جگہ اس جگہ کے قریب تھی جہاں سے مقتول کی لاش کے ٹکڑے ملے تھے۔ ملاقات کی جگہ زرینہ کے گاؤں کی طرف تھی۔ اس رات چاندنی بہت صاف تھی، اتنی صاف کہ کچھ دور سے بھی چیز ٹھیک نظر آتی تھی۔ اس زمانے میں لوگ، خاص کر دیہات کے لوگ، شام کا کھانا کھا کر فوراً سو جایا کرتے تھے۔ زرینہ صحیح وقت تو بتا نہیں سکی تھی کہ وہ 8 بجے گھر سے نکلی یا 8:30 بجے۔ بہرحال وہ گھر سے اس وقت نکلی جب سب گہری نیند سو گئے تھے۔ ملاقات کی جگہ پہنچی تو ساجد پہلے ہی وہاں موجود تھا۔ ان کی یہ ملاقات آدھے گھنٹے یا اس سے کچھ زیادہ ہی، اور زرینہ اپنے گاؤں کی طرف تیز تیز چل پڑی۔ اس کو جلدی سے اپنے گھر پہنچنا تھا، اس واسطے کہ پکڑے جانے کا خطرہ تھا۔ وہ ایک گھاٹی چڑھی جو ملاقات والی جگہ سے زیادہ دور نہیں تھی۔ زرینہ نے مقتول کو دیکھنے کے واسطے رک کر پیچھے دیکھا۔ وہاں سے چہرے نہیں پہچانے جاتے تھے۔ زرینہ کو وہاں اب ایک کی بجائے 3 آدمی دکھائی دیے۔ زرینہ صرف مقتول کو پہچان سکتی تھی، اس واسطے کہ ابھی ابھی اس کے پاس سے آئی تھی۔ زرینہ نے مجھ کو سنایا کہ وہ قریب ایک درخت کے پیچھے ہو گئی اور ان تینوں کو دیکھنے لگی۔ انہوں نے قصبے کا رخ کر لیا۔ مقتول دونوں کے درمیان میں تھا۔ آگے بہت بڑی ایک ڈھیری تھی جس کو ٹیکری کہہ لیں۔ تینوں وہاں سے دائیں طرف مڑ گئے اور زرینہ کی نظروں سے اوجھل ہو گئے۔ زرینہ ذرا بھی پریشان نہیں ہوئی۔ وہ پریشان اس صورت میں ہوتی کہ مقتول کے ساتھ پکڑی جاتی۔ وہ اطمینان سے اپنے گاؤں کی طرف چل پڑی۔ میں نے زرینہ سے پوچھا کہ ان دونوں کے ہاتھوں میں کلاڑیاں تھیں۔ زرینہ کوئی ٹھیک جواب نہ دے سکی۔ اس نے ایک تو توجہ نہ دی اور دوسری بات یہ تھی کہ چاندنی میں اتنی دور سے ایسی باریکیاں نظر نہیں آ سکتی تھیں۔ میں نے اس سے ایوب کی بابت پوچھا۔ اس نے بتایا کہ ایوب کو وہ گھر سوتا چھوڑ کر گئی تھی اور جب واپس آئی تو ایوب سویا ہوا تھا۔ میں نے زرینہ سے اور بھی بہت سی باتیں پوچھیں، وہ تفصیل سے بتاتی رہی، لیکن میرا مسئلہ جہاں تھا وہیں رہا۔ میں نے آخر اس کو گھر جانے کی اجازت دے دی۔ باقی سب کو، جن کو میں نے تھانے میں پابند رکھا ہوا تھا، تھانے میں ہی رہنے دیا اور گھر چلا گیا۔ آدھی رات ہونے کو آ گئی تھی۔ میں اگلی صبح جب تھانے گیا تو سب سے پہلا کام یہ کیا کہ ایک کانسٹیبل کو زرینہ کے گاؤں کسی کام کے واسطے بھیجا کہ حسنو کو ساتھ لے آئے۔ کانسٹیبل چلا گیا تو میں نے ASI کو یہ کام بتایا کہ عابد اور ریاض نے جو بیان دیے ہیں کہ وہ دوسرے گاؤں بھینس کے بقایا جات پیسے لینے گئے تھے اور ان کا راستہ جائے واردات سے دور تھا، ASI دونوں گاؤں جائے اور اس بیان کی تصدیق کرے۔ میں نے ASI کو دونوں کے بیانات اچھی طرح سنا دیے۔ وہ جانتا تھا کہ یہ کام کس طرح کرنا ہے۔
میں دوسرے کاموں میں مصروف ہو گیا۔ 2-2.5 گھنٹے بعد کانسٹیبل حسنو کو ساتھ لے کر آ گیا۔ اس عورت کی اب مجھ کو ضرورت نہیں رہی تھی، صرف ایک بات دریافت کرنی تھی۔ زرینہ نے مجھ کو بتا دیا تھا کہ اس کی مقتول کے ساتھ ملاقات کا انتظام حسنو نے کروایا تھا، یعنی یہ پیغام رسانی اس نے کر کے ملاقات کا وقت ایک دوسرے کو بتایا تھا۔ اس سے میرے دماغ میں یہ شبہ آ گیا کہ ہو سکتا ہے حسنو نے زرینہ کے خاوند کو بتا دیا ہو کہ آج رات فلاں وقت زرینہ اور مقتول فلاں جگہ اکٹھے ہوں گے۔ خاوند نے اپنے دوست کو ساتھ لے کر مقتول کو قتل کر دیا۔ مجھ کو یہ سوچ بھی آئی کہ خاوند ان دونوں کو گاؤں سے دور ویرانے میں رات کے وقت اکٹھا دیکھ لیتا تو دونوں کو ہی قتل کر دیتا۔ یہ فوری اشتعال ہوتا ہے جو آدمی کو صحیح معنوں میں پاگل بنا دیا کرتا ہے۔ لیکن دوسری سوچ آ گئی جو یہ تھی کہ زرینہ کے خاوند نے اپنے دوست کو کہا ہوگا کہ زرینہ جب وہاں سے چلی جائے تو ساجد کو قتل کر دیا جائے۔ میں نے حسنو جیسی کئی عورتیں دیکھی تھیں، اس عورت سے سچ اگلوانا میرے واسطے مشکل نہیں تھا۔ میں نے 2-4 باتیں کر کے اس کے پاؤں تلے سے زمین نکال دی تھی۔ اس نے دوسری ساری باتیں بتا دیں، لیکن یہ بات تسلیم نہ کی کہ اس نے زرینہ کے خاوند کو اس ملاقات کی بابت پہلے بتا دیا تھا۔ میں اس کی وجہ سمجھ گیا۔ حسنو تو ساجد اور زرینہ کو زندہ رکھنا چاہتی تھی کہ ان دونوں نے اس کا باقاعدہ وظیفہ لگایا ہوا تھا اور ان سے اس کو اپنے واسطے اور بچوں کے واسطے کپڑے بھی مل جایا کرتے تھے۔ میں نے حسنو کو جانے کی اجازت دے دی۔ ASI اپنے کام پر روانہ ہو گیا تھا، وہ شام سے پہلے نہیں آ سکتا تھا، اس نے دوسرے گاؤں بھی جانا تھا۔ مجھ کو اچھی طرح یاد ہے کہ دن کے 2 بجنے والے تھے۔ 22-23 سال کا ایک نوجوان میرے کمرے میں داخل ہوا۔ اس کی قمیض خون سے لال ہو گئی تھی۔ اس کے ساتھ 2 آدمی تھے، کپڑوں سے اور ڈیل ڈول سے اچھے خاندانوں کے آدمی لگتے تھے۔ ایک آدمی اس نوجوان کا باپ تھا اور دوسرا بڑا بھائی۔ اس نوجوان کو میں صدیق لکھوں گا۔ ان کی رپورٹ یہ تھی کہ اس کے ایک دوست نے اس پر چاقو سے حملہ کیا تھا، اس کے کندھے پر چاقو لگا اور لوگوں نے چھڑا لیا، ورنہ حملہ آور اس کو قتل کر دیتا۔ میں نے اٹھ کر اس کی قمیض اتروائی اور زخم دیکھا جس میں سے خون رس رہا تھا۔ زخم صاف کروایا اور میں نے معائنہ کیا۔ یہ کوئی لمبا اور گہرا زخم نہیں تھا، لیکن یہ لوگ قاتلانہ حملے کا پرچہ کروانا چاہتے تھے۔ ایسے زخمی عام طور پر یوں کیا کرتے ہیں کہ سارے کپڑے خون سے لال کر کے تھانے جاتے ہیں تاکہ تھانے دار گھبرا جائے اور زخمی کو بہت ہی شدید زخمی سمجھے۔ دوسرے لوگ تو یہی سمجھ لیتے ہیں، لیکن پولیس کی نظر کچھ اور ہوتی ہے۔ پولیس خون سے رنگے ہوئے کپڑوں سے متاثر نہیں ہوا کرتی، بلکہ وہ زخم کی پوری پیمائش لکھا کرتی ہے۔ میں نے زخم دیکھ کر سوچا کہ یہ عام قسم کی لڑائی جھگڑے کا کیس ہوگا۔ زخمی کو میں نے ایک کانسٹیبل کے ساتھ فوراً سرکاری ہسپتال بھیج دیا اور حملہ آور کا نام پتہ معلوم کر کے ان کو تھانے طلب کر لیا۔ پہلے حملہ آور تھانے پہنچا۔ میں نے اس کو اندر بٹھا کر پوچھا کہ اس نے اس لڑکے کو چاقو کیوں مارا ہے۔ یہ میں پہلے بتا دوں کہ حملہ آور کی عمر زخمی کی عمر جتنی ہی تھی۔ حملہ آور نے کہا کہ زخمی صدیق اس کی بیوی کو تنگ کرتا تھا اور وہ گلی میں سے گزرتی تو چھیڑ خانی کرتا تھا۔ اس نے صدیق کو منع کیا تو وہ لڑنے پر اتر آیا۔ حملہ آور، جس کا نام میں اقبال لکھوں گا، اور زیادہ بھڑک اٹھا اور اس نے چاقو نکال لیا۔ صدیق نے گلی میں پڑی ہوئی ایک اینٹ اٹھا لی اور اقبال پر حملہ کرنے لگا تو اقبال نے اس کو چاقو تو مارا، لیکن دانستہ کندھے پر مارا تاکہ وہ ڈر جائے۔ اس کا ارادہ قتل کا نہیں تھا۔ اتنے میں 2-4 آدمیوں نے ان کے درمیان آ کر لڑائی روک دی۔ میں نے اقبال کو باہر بٹھایا اور دل میں یہ طے کر لیا کہ ان کا راضی نامہ کروا دوں گا۔ یہ کوئی ایسا سنگین معاملہ نہیں تھا کہ میں تفتیش کے چکر میں پڑ جاتا اور مقدمہ تیار کرتا۔ اس سے زیادہ شدید زخمی آدمیوں کے بھی صلح سمجھوتے کرا دیے جاتے تھے۔ زخمی صدیق اسپتال سے مرہم پٹی کرا کے واپس آ گیا۔ ڈاکٹر نے زخم کی جو تفصیل لکھی تھی اس کے مطابق زخم معمولی تھا۔ میں نے اس کا بیان لیا تو اس نے اقبال کے خلاف بہت باتیں کی اور کہا کہ وہ اس پر الزام لگاتا ہے کہ وہ اس کی بیوی کے ساتھ چھیڑ خانی کرتا ہے۔ صدیق نے اس الزام کی تردید کی اور کہا کہ وہ گلی میں سے گزر رہا تھا تو اقبال نے اس پر حملہ کر دیا۔ میں نے دیکھا کہ صدیق بہت ہی غصے میں تھا اور میں اس کو صلح سمجھوتے کی نصیحت کرتا تھا تو وہ نہیں مانتا تھا۔ میں نے اور زیادہ باتیں کی اور پھر صاف کہہ دیا کہ میں یہ مقدمہ نہیں لوں گا، اور پھر اس کو یہ بھی کہا کہ گواہوں نے آ کر اس کے خلاف بیان دے دیا تو پھر میں اس کو اقبال کے ساتھ ہی گرفتار کر لوں گا اور دونوں کو سزائیں دلواؤں گا۔ میں آپ کو راز کی ایک بات بتانا چاہتا ہوں، صدیق نے کہا۔ مجھ کو اجازت دیں کہ میں یہ بات آپ کے آگے رکھ دوں۔ اس وقت اس کا باپ اور بھائی میرے کمرے میں موجود تھے۔ وہ بڑھ چڑھ کر باتیں کر رہے تھے جن میں زیادہ تر سچی نہیں تھیں۔
इनके लड़के को चाकू लगा था, इस वास्ते वो इकबाल को बख्शने पर आमादा नहीं थे। मैंने इन दोनों को बाहर भेज दिया और सिद्दीक को कहा कि वो राज की बात बताए। उसने जब बात मुंह से निकाली तो मेरी ज़हनी हालत कुछ और ही हो गई। अपने कानों पर यकीन नहीं आता था। साजे को इकबाल ने कत्ल किया है, सिद्दीक ने कहा। मैं इसके साथ, लेकिन मैं कत्ल में शामिल नहीं था। मैं इसके साथ ज़रूर था, लेकिन मैं कत्ल में शामिल नहीं था। सिद्दीक ने जो बयान दिया वो मैं यहाँ मुख्तसर सुनाऊंगा, तफसीली बयान आगे चलकर आएगा। सिद्दीक ने कहा कि इकबाल के साथ उसकी बड़ी ही गहरी दोस्ती है। इसने जब इस दोस्ती को बयान किया तो ये वैसी ही दोस्ती समझे जैसे आबिद और रियाज की थी, जो एक दूसरे की खातिर बड़ी से बड़ी कुर्बानी देने के वास्ते तैयार रहते थे। सिद्दीक ने बताया कि इकबाल की शादी 20-22 रोज़ पहले हुई है। इकबाल ने सिद्दीक को वलीमे वाले दिन अलग करके बताया कि गुज़िश्ता रात, यानी शादी की पहली रात, इकबाल की बीवी ने कहा कि कुछ दिन गुजरे साजे ने उसके साथ खेतों में बहुत बुरी तरह दस्तदराजी की थी। बीवी ने इकबाल को कहा कि जब तक तुम मेरी बेइज्जती का इंतकाम नहीं लोगे, मैं तुम्हें अपने ऊपर हराम समझूंगी। इकबाल ने बीवी के साथ वादा किया कि वो इंतकाम लेकर ही उसको अपनी बीवी समझेगा। मैंने पहले बताया कि इस इलाके के लोग अपने आप को इतना ज़्यादा गैरतमंद समझते थे कि ज़रा सी बात पर खून खराबा कर डालते और कत्ल को तो मामूली सी वारदात समझते थे। इकबाल ने जब ये बात सिद्दीक को बताई तो सिद्दीक ने इससे पूछा कि वो किस तरह इंतकाम लेना चाहता है। इकबाल ने कहा कि वो मौका देखकर साजे को कत्ल कर देगा। सिद्दीक ने बयान में कहा कि उसने इकबाल को मना किया कि इतनी शदीद और ख़तरनाक कार्रवाई ना करे, वरना वो फांसी पर चढ़ जाएगा और उसकी बीवी इसी नौजवानी में बेवा हो जाएगी। इकबाल ने सिद्दीक को बुज़दिली और बेवफाई के ताने दिए। इकबाल चाहता था कि सिद्दीक उसका साथ दे और वो साजे को कत्ल कर दे। सिद्दीक ने बयान में कहा कि जो दिन गुजरते जा रहे थे वो इकबाल को कत्ल के इरादे से बाज रखने की कोशिशें तेज़ करता जा रहा था। इनकी दोस्ती इतनी गहरी थी कि सिद्दीक इकबाल के घर जाता और उसकी बीवी भी इनके पास बैठ जाती थी। सिद्दीक ने इकबाल की बीवी को भी कहा कि वो इकबाल को कत्ल के इरादे से रोके, लेकिन इकबाल ने बीवी की बात भी न सुनी। सिद्दीक के बयान के मुताबिक कत्ल की रात यूं हुआ कि इकबाल और वो शाम के खाने के देर बाद इकट्ठे हुए और वैसे ही टहलते टहलते पहले बाजार गए और वहाँ एक दुकान से दूध पिया। वहाँ से चलते चलते गपशप लगाते कस्बे से बाहर निकल गए। इकबाल इस वास्ते सैर सपाटे के मूड में था कि इसकी बीवी 2-3 दिनों के वास्ते अपने माँ बाप के घर गई हुई थी। टहलते टहलते वो कस्बे की दूसरी तरफ जा निकले, जहाँ से खेत शुरू होते थे। चांदनी रात थी। उन्होंने देखा कि साजा खेतों में इस तरफ जा रहा है जिस तरफ इसके दोस्त अयूब का गांव था। इकबाल ने सिद्दीक को कहा कि ये मौका अच्छा है, मैं घर से कुल्हाड़ी ले आता हूँ और तुम भी कुल्हाड़ी ले आओ और साजे के पीछे जाकर इसको ख़त्म कर देते हैं। सिद्दीक ने इसको फिर मना किया, लेकिन इकबाल ने फिर इसको बुज़दिली और बेवफाई के ताने दिए। सिद्दीक ने मुझको बयान देते हुए कहा कि उसने इकबाल को कहा कि वो कुल्हाड़ी ले आए, मेरे पास चाकू है। इकबाल दौड़ा गया और घर से कुल्हाड़ी ले आया और दोनों साजे के पीछे चले गए। सिद्दीक ने रास्ते में इकबाल को कहा कि इसको कत्ल नहीं करेंगे, बल्कि इतना ज़्यादा मारेंगे पीटेंगे कि ये सारी उम्र याद रखेगा। इकबाल किसी हद तक मान गया। सिद्दीक खेतों से भी आगे इस बंजर इलाके में चला गया जहां उसकी लाश के टुकड़े दबाए गए थे। इससे भी ज़रा आगे जाकर साजा रुक गया। ये दोनों भी रुक गए इस वास्ते कि ये मोहतात रहना चाहते थे और ये भी देखना चाहते थे कि कोई देख ना ले। ये दोनों ज़रा आगे जाकर छुप गए और देखते रहे। एक औरत आई जो साजे के पास रुक गई और दोनों एक टीले की ओट में चले गए। इकबाल साजे को इस औरत के साथ ही पकड़ना चाहता था, लेकिन सिद्दीक ने रोक दिया कि ये औरत इनके खिलाफ गवाह बन जाएगी। आखिर कुछ देर बाद वो औरत चली गई। अब ये दोनों उठे और साजे तक पहुँचे। उसके साथ वैसे ही कोई बात करके अपने साथ ले आए। सिद्दीक ने बयान में कहा कि इसका प्रोग्राम मार पिटाई का था, लेकिन इकबाल ज़रा पीछे हो गया और साजे की गर्दन पर कुल्हाड़ी का ऐसा भरपूर वार किया कि उसकी आधी गर्दन कट गई। सिद्दीक बहुत घबराया। वो तो भाग जाना चाहता था, लेकिन इकबाल की दोस्ती ने उसको भागने न दिया। साजा गिरा तो इकबाल ने गर्दन पर ही कुल्हाड़ी मारकर उसका सर अलग कर दिया। फिर इकबाल ने लाश के एज़ा काटने शुरू कर दिए। इकबाल ने कहा कि ये टुकड़े दूर दूर ज़मीन में दबाने हैं। सिद्दीक ने अपनी ज़बान में कहा कि इस वक्त यूँ पता चलता था जैसे इकबाल वो इकबाल ही नहीं जो उसका प्यारा दोस्त था, बल्कि ये कोई वहशी दरिंदा था।
सिद्दीक ने ये टुकड़े ज़मीन में दबाए। मैं इकबाल की मदद करता रहा। उन्होंने घड़े कुल्हाड़ी से खोदे, लेकिन ज़्यादा गहरे न खोदे, इस वास्ते कि इतना वक्त नहीं था। सिद्दीक ने अपना बयान ख़त्म किया तो मैंने इससे पूछा कि इतनी गहरी दोस्ती में ऐसी लड़ाई क्यों हो गई कि इकबाल ने इसको चाकू मारा है। सिद्दीक ने कहा कि इकबाल कत्ल तो कर चुका था और उसने इंतकाम ले लिया था, लेकिन इस तरह पता लगता था जैसे इसका दिमाग या जहन अपने काबू में नहीं रहा। किसी वक्त अजीब ऊट पटांग सी बातें करने लगता था और कभी इस तरह जैसे वो सिद्दीक को पहचानता ही नहीं। सिद्दीक इसके घर जाता था, लेकिन अब इकबाल ने उसको अपने घर आने से मना कर दिया। सिद्दीक ने दोस्ती कायम रखना चाहिए, लेकिन इकबाल ने दोस्ती जारी न रखी। फिर भी सिद्दीक इकबाल के यहाँ गया, लेकिन इत्तेफाक ऐसा हुआ कि इकबाल घर पर नहीं था। सिद्दीक इसकी बीवी के पास कुछ देर बैठकर आ गया। इकबाल ने इसको कोई और ही रंग दे दिया, यानी ये कि सिद्दीक इसकी बीवी के पास आया था। ये वजह बनी कि इकबाल ने सिद्दीक पर कातिलाना हमला कर दिया। आखिर में सिद्दीक ने कहा कि उसने अपना फ़र्ज पूरा कर दिया है, कि कातिल की निशानदेही कर दी है। उसने ये भी कहा कि आनत जुर्म में सज़ा भुगतने के लिए तैयार है। मैं उसका ये बयान खामोशी से सुनता रहा। बयान इतना ही नहीं था जो मैंने यहाँ तहरीर किया है, ये तो बड़ा ही लंबा बयान था जो मैंने पूरी तवज्जो से सुना और इस बात पर ज़्यादा गौर किया कि ये शख्स अपने जुर्म से क्यों पर्दा उठा रहा है। बात यकीनन कुछ और थी। मैंने इसको खिराज तहसीन पेश किया कि उसने अपना फ़र्ज़ अदा किया है, लेकिन मैं जानता था कि इसकी बैकग्राउंड में ड्रामा कुछ और ही है। सिद्दीक को मैंने एक हेड कांस्टेबल के हवाले कर दिया। वो तो अब हिरासत में था। बाकायदा गिरफ्तारी इकबाल के बयान के बाद करनी थी। इकबाल को बुलाया और कोई फालतू बात किए बगैर कहा कि वो साजे के कत्ल का इकबाली बयान दे दे। ये सुनकर उसकी हालत ऐसी हो गई कि चेहरा लाश की तरह सफ़ेद हो गया और इस तरह लगता था कि ये बेहोश हो जाएगा, लेकिन वो संभल गया और साफ इनकार कर दिया। मैंने उसको बताया कि उसका साथी पूरा बयान दे चुका है और बेहतर यह है कि वो भी बयान दे दे, वरना इससे दूसरे तरीके से बयान ले लिया जाएगा। फिर भी वो इनकार पर डटा रहा। मुझको तसल्ली थी कि ये नौजवान सा लड़का ज़्यादा देर पाँव पर खड़ा नहीं रह सकेगा, लेकिन मैं दूसरा तरीका भी इस्तेमाल करने से गुरेज कर रहा था। ये तो बड़ी ही लंबी बात है कि मैंने किस तरह उसको बयान देने पर आमादा किया। मैं अभी उसको ये नहीं बता रहा था कि सिद्दीक ने क्या बयान दिया है। इसको शायद शक था कि सिद्दीक ने कोई बयान नहीं दिया और मैं शक पर इसको घेरने की कोशिश कर रहा हूँ। उसने अगर ऐसा सोचा था तो ठीक सोचा था। कोई शक कत्ल जैसे जुर्म का इस तरह इकबाल नहीं करता जिस तरह सिद्दीक ने किया था। बेशक इसने जाहिर ये किया था कि कत्ल में वो शामिल नहीं था, लेकिन लाश के टुकड़े दबाने में शामिल था और यह भी जुर्म था कि उसने ये बात पुलिस से छुपा कर रखी। इकबाल ने ऐसी सूरत पैदा कर दी कि मैंने ज़रूरी समझा कि सिद्दीक के बयान के हिस्से इसको सुना दूं। मैंने कहा कि सिद्दीक ने इसको कत्ल से मना किया था और आखिर इस बात पर आमादा कर लिया था कि साजे को मार पीट कर छोड़ देंगे। फिर सिद्दीक का बयान सुनाते हुए जब मैंने ये कहा कि सिद्दीक कत्ल में शामिल नहीं था तो इकबाल उछल पड़ा। बकवास करता है हरामजादा, इकबाल ने भड़क कर कहा। मैंने कहा था कि साजे को इतना मारे पीटेंगे कि उसकी एक दो हड्डियां टूट जाएं और फिर छोड़ देंगे, लेकिन सिद्दीक ने कहा कि इस तरह हम पकड़े जाएंगे, कत्ल करके फेंक आएंगे। ये बात इकबाल के मुंह से सख्त गुस्से के आलम में निकल गई थी। वो आखिर नौजवान और नादान था। सिद्दीक ने जो बयान दिया था वो भी गुस्से और नौजवानी और नादानी की वजह से दिया था। ये कोई पक्के जुर्म पेशा तो थे नहीं कि थाने में आकर मोहतात रहते। मैं आपको इकबाली बयान इकबाल का सुना रहा हूँ। इकबाल का बयान कुछ यूँ था कि इसकी शादी 20-22 रोज़ पहले हुई थी। पहली ही रात को इसकी दुल्हन ने इसको कहा कि 4-5 महीने गुजरे। वो सहेली के घर जा रही थी, दिन का वक्त था। इसको कस्बे से निकलकर खेतों में से गुजरना था और उसके आगे सहेली का घर था। इस वक्त खेतों में बाजरे की फसल खड़ी थी जो बहुत ऊंची थी। इस दौर में लड़के इसी तरह लड़कियों के साथ छेड़छाड़ नहीं करते थे जिस तरह आजकल होता है। लड़कियां बेधड़क खेतों में से गुजरती और अक्सर खेतों से आगे निकल जाया करती थीं, लेकिन साजा बहुत ही घटिया आदमी था। इकबाल की बीवी खेतों में से गुजर रही थी कि साजा एकदम उसके सामने आ गया और इस लड़की को रोककर इश्क और मोहब्बत के मकालमे शुरू कर दिए। ये शरीफ घराने की लड़की थी। उसने कुछ कहे बगैर वहाँ से भागना चाहा तो साजे ने इसका बाजू पकड़ लिया और फसल में घसीटने लगा। लड़की ने मज़ाहमत की और फिर रोई और गालियाँ भी दी, लेकिन साजा जो अपने आप को शहजादा समझता था उसको फसल में घसीट कर ले गया और उस पर दस्त दराजी की कोशिश करने लगा।
लड़की ने साजिद की नाक पर बड़ी जोर से मुक्का मारा और अपने आप को छुड़ाकर वहां से भाग आई। इस लड़की की कमजोरी ये थी कि बाप बहुत ही शरीफ और मोअज़्ज़ज़ आदमी था और बड़ा भाई एक ही था, बाकी छोटे थे। लड़की जहर का घूंट पीकर चुप हो रही। उसने सोचा यह था कि साजा अमीर और बदमाश खानदान का लड़का है जो लड़की के बाप और भाई को नुकसान पहुंचा सकता है और फिर बेइज्जती अलग होगी। लड़की ने जबान तो बंद रखी, लेकिन साजिद की इस हरकत को भूल सकी न बर्दाश्त कर सकी। यही सोचती रहती थी कि इससे इंतकाम किस तरह लिया जाए। इसकी शादी हुई तो इसने इकबाल के साथ ये बात की और कहा कि वो साजिद से अपनी बेइज्जती का इंतकाम लेना चाहती है और इस मामले में वो बहुत ही बेताब है। इकबाल ने जज्बात में आकर वादा किया कि वो इंतकाम लेकर दिखाएगा। लड़की एक तो इकबाल की बीवी थी और दूसरी बात यह कि वो दोनों एक दूसरे को पसंद करते और शादी करना चाहते थे और शादी हो गई थी और दोनों एक दूसरे के लिए बहुत जज्बाती थे। लड़की ने इकबाल को यहाँ तक कह दिया कि वो इस वक्त उसको खामिद तस्लीम करेगी जब वो साजिद से इंतकाम लेगा। ऐसे ही जज्बाती अल्फाज इकबाल ने भी कह दिए। इकबाल ने सिद्दीक के साथ बात की। मैंने पहले बताया कि इकबाल और सिद्दीक की बड़ी गहरी दोस्ती थी। इनका एक दूसरे के घरों में आना जाना भी था। सिद्दीक भी बहुत ज़्यादा जज्बाती लड़का था। उसने कहा कि साजिद को कत्ल ही कर देते हैं। इस इलाके में कत्ल तो कोई जुर्म समझा ही नहीं जाता था। ये गैरतमंदी की इंतहा थी और ये लोग दोस्ती में भी इतने पक्के थे कि एक दूसरे पर अपनी जानें कुर्बान करते थे। ये कोई अजीब वाक़या नहीं था। फिर वैसे ही हुआ जैसे सिद्दीक ने मुझको सुनाया था कि कत्ल की रात वो बाहर घूम फिर रहे थे कि इनको साजिद जाता हुआ नजर आया। इस वक्त इकबाल ने कहा कि वो कुल्हाड़ी ले आता है लेकिन इसका कत्ल नहीं करेंगे बल्कि मार पीट कर छोड़ देंगे। लेकिन सिद्दीक ने कहा कि ये देखी जाएगी, तुम कुल्हाड़ी तो ले आओ। इस दिन इकबाल की बीवी अपने माँ बाप के घर थी। इकबाल घर से कुल्हाड़ी लेकर वापस आया तो उसने देखा कि सिद्दीक के हाथ में चारा कुतरने वाला टोका था। उन्होंने घर में भैंस रखी हुई थी जिसके लिए वो चारा कुतरा करते थे। सिद्दीक सिर्फ दोस्ती का हक अदा नहीं कर रहा था बल्कि उसके दिल में भी साजिद की दुश्मनी और नफरत भरी हुई थी। 3-4 महीने पहले इसकी किसी बात पर साजिद के साथ लड़ाई हो गई थी और साजिद ने अपने एक दोस्त के साथ मिलकर सिद्दीक को मारा पीटा था। आगे वैसा ही हुआ जैसे सिद्दीक ने सुनाया था। जरीना और साजिद की मुलाकात हुई। इकबाल और सिद्दीक को मालूम नहीं था कि वो औरत कौन है। वो चली गई और साजिद वापस घर को चल पड़ा। इकबाल और सिद्दीक ने उसको रोक लिया और इकबाल ने कहा कि वो आज अपनी बीवी की बेइज्जती का इंतकाम लेगा। सिद्दीक ने अपनी दुश्मनी बताई। साजिद ने देखा कि एक के पास कुल्हाड़ी और दूसरे के पास टोका है तो उसने माफिया मांगनी शुरू कर दी। इकबाल ने पीछे होकर साजिद की गर्दन पर कुल्हाड़ी मारी। साजिद गिरने से पहले घूमा तो सिद्दीक ने उसकी गर्दन पर ही टोका मारा। साजिद गिरा तो इकबाल ने उसकी गर्दन पर कुल्हाड़ी मारकर गर्दन बिल्कुल ही काट डाली। इन दोनों कातिलों ने यह फैसला किया कि इस लाश के टुकड़े करके मुख्तलिफ जगहों पर दबा दिए जाएं। इनके दिमागों को खून चढ़ा हुआ था। ये एक तरह का पागलपन होता है। दोनों ने मिलकर लाश की टांगें काटी, फिर बाजू काटे और इस तरह टुकड़े करके कुल्हाड़ी से जमीन खोद खोद कर मुख्तलिफ जगह दबाते गए और उनको तसल्ली हो गई कि अब वो पकड़े नहीं जाएंगे। दोनों बड़े इत्मीनान से अपने अपने घर चले गए। इन कमअक्ल नौजवानों को मालूम नहीं था कि किसी इंसान का खून कोई पेशावर कातिल भी हजम नहीं कर सकता। सिद्दीक ने गुस्से की हालत में ये राज फाश कर दिया था, लेकिन असल बात यह थी कि इसका ज़मीर इंसानी खून को बर्दाश्त नहीं कर सका था और इस बहाने उसने ये राज उगल दिया। इकबाल को मैंने तैयार कर लिया था कि वो मजिस्ट्रेट को अपना ये बयान कलमबंद करा दे। इसकी हौसला अफजाई और तसल्ली की खातिर मैंने वादा किया था कि इसको बरी करवाने की पूरी कोशिश करूँगा या कम से कम सज़ा दिलवाऊँगा। अब मैं आपको एक दिलचस्प बात सुनाता हूँ। शायद आप भी सोचते होंगे कि इकबाल और सिद्दीक की दोस्ती इतनी गहरी थी तो फिर वो एक दूसरे के दुश्मन कैसे बन गए। मैं खुद इकबाल के बयान के दौरान में ये बात सोचता रहा था। इकबाल के वास्ते ये बात बिल्कुल मामूली थी कि सिद्दीक इसकी गैर हाजिरी में इसके घर गया था। वो तो जाता ही रहता था। फिर बात चाकूजनी तक कैसे पहुंच गई। असल वाकया ये हुआ था कि कत्ल के फौरन बाद और इन 4-5 दिनों में ही सिद्दीक ने इकबाल की बीवी को इसी रात बता दिया था कि इसने और सिद्दीक ने साजिद को कत्ल कर दिया है। इकबाल की बीवी कुछ परेशान हो गई थी कि वो पकड़े जाएंगे। इकबाल ने उसको इत्मीनान दिलाया कि उनका खुरा खोज बिल्कुल नहीं मिलेगा। सिद्दीक को मालूम था कि इकबाल किस वक्त घर नहीं होता। इकबाल की बीवी को उसने अच्छी तरह देखा था।
بھولی بھالی اور اچھی خوبصورت لڑکی تھی۔ صدیق کی نیت خراب ہو گئی اور اس نے لڑکی کو کہا کہ وہ کسی بھی وقت اقبال کو پھانسی کی سزا یا عمر قید دلوا سکتا ہے۔ اس نے لڑکی کو یہ بتایا کہ وہ خود قتل میں شامل نہیں تھا۔ لڑکی بہت گھبرائی اور صدیق کی منتیں کرنے لگی۔ آپ جانتے ہیں کہ صدیق نے اس سے کیا مطالبہ کیا ہوگا، لیکن آپ نے اس کہانی سے محسوس کیا ہوگا کہ لڑکی غیرت والی تھی اور اس واسطے اس نے صدیق کا مطالبہ پورا نہ کیا۔ صدیق اگلے روز بھی اقبال کی غیر حاضری میں اس کے گھر جا پہنچا اور پھر اس کی بیوی کو بلیک میل کرنے لگا۔ اس لڑکی نے اس کو کہا کہ وہ جتنی رقم مانگے گا وہ دے دے گی، لیکن وہ اپنی عزت نہیں دے گی۔ صدیق نے ڈھیٹ پن جاری رکھا اور لڑکی کو بہت پریشان کرتا رہا۔ لڑکی نے ابھی اقبال کو نہیں بتایا تھا۔ آخر ایک روز صدیق نے لڑکی پر اسی طرح دست درازی کی جس طرح مقتول نے کی تھی۔ لڑکی نے صدیق کو کہا کہ وہ شور مچا کر سارا محلہ اکٹھا کر لے گی۔ اس دھمکی نے اچھا کام کیا اور صدیق اس کو دھمکی دے کر گھر سے نکل گیا۔ صدیق کے جانے کے کچھ ہی دیر بعد اقبال آ گیا اور اپنی بیوی کو پریشان حالت میں دیکھا اور اس کی آنکھیں کچھ سرخ دیکھیں۔ اقبال نے پوچھا کہ کیا ہوا ہے؟ اس کی بیوی نے اس کو ساری بات بتائی اور صدیق کی بلیک میلنگ کی کہانی سنا دی۔ اقبال کے خون میں ایسا ابال آیا کہ اس کا دماغ پھر گیا۔ اس نے بیوی کو بغیر بتائے چاقو اٹھایا اور باہر نکل گیا۔ اس واقعے نے چونکہ ہونا تھا، اسی واسطے صدیق اس کو گلی میں ہی مل گیا۔ اقبال نے صدیق کو کہنا شروع کر دیا کہ وہ اس کی بیوی کو بلیک میل کرتا ہے۔ اس سے ان کی تش کلامی ہوئی اور وہ دو تین آدمی رک گئے گلی میں۔ اقبال نے صدیق کو چاقو مارا جو کہ اس کے کندھے پر لگا۔ اگر کچھ لوگ درمیان میں نہ آ جاتے تو اقبال صدیق کو قتل ہی کر ڈالتا۔ میں بتا رہا تھا کہ اقبال مجسٹریٹ کو بیان دینے پہ تیار ہو گیا۔ میں نے اس کو حوالات میں بند کر دیا اور صدیق کو بلایا۔ اس کو کہا کہ اس نے پہلے جو بیان دیا تھا وہ بالکل جھوٹا ہے اور اب وہ صحیح بیان دے دے۔ یہ بھی بتایا کہ اقبال نے اقبالی بیان دے دیا ہے۔ صدیق کچھ تڑپا اور انکار کیا، لیکن میں نے اس کو پولیس والا تھوڑا سا دوسرا ہاتھ دکھایا۔ پھر اس کو اقبال کے بیان کے ایک دو حصے سنائے اور میں نے اس کو گالیاں دے کر کہا کہ اتنی گہری دوستی میں وہ ایک دوست کی بیوی کو بلیک میل کرتا رہا ہے۔ بہرحال تھوڑے سے تشدد سے وہ اقبالی بیان پر آ گیا۔ دونوں نے مجسٹریٹ کو اقبالی بیان قلم بند کروا دیے۔ میں نے مقدمہ بڑی ہی محنت سے تیار کیا، خالی خانے بڑی خوش اسلوبی سے پر کیے اور چالان عدالت میں پیش کر دیا۔ دونوں کو عمر قید کی سزا دی گئی۔ دونوں نے اپیلیں کیں جو ہائی کورٹ نے مسترد کر کے دونوں کی سزائیں بحال رکھیں۔